मैं साफ तौर पर इतना गरीब था कि पूरे शरीर पर सिर्फ एक तांबे का सिक्का बचा था। लेकिन नौकरी बदलने वाले दिन मैंने सबसे ज्यादा खर्चीला पेशा तलवार चिह्न गुरु चुन लिया। सब लोग मुझ पर हंसने लगे, यहाँ तक कि क्लास टीचर भी काले चेहरे से मुझे अपना भविष्य बर्बाद करने वाला कहकर डांटने लगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पिछली रात ही मैंने भाग्य विस्फोट सामग्री प्रणाली से बंधन बना लिया था। बस राक्षसों को मारना था और सोने के सिक्के गिरते, सामग्री गिरती, कौशल पुस्तकें गिरती। दूसरे लोग तलवार चिह्न गुरु खेलते थे तो अपनी जमा पूंजी जलाते थे, लेकिन मैं तलवार चिह्न गुरु खेलता था तो राक्षसों की जान जलती थी। 3 घंटे बाद परीक्षण गुप्त क्षेत्र बंद हो गया। मंदिर के सामने लंबे समय से शांत पड़ा अंक स्तंभ अचानक तेज सुनहरी रोशनी से फट पड़ा। सभी ने अनायास ऊपर देखा। अगले ही पल पूरा मैदान स्तब्ध रह गया, क्योंकि अंक तालिका के पहले स्थान पर 2 शब्द स्पष्ट रूप से अंकित थे, शेन यान। और 3 घंटे पहले तक वे लोग यह शर्त लगा रहे थे कि मैं आधा घंटा भी नहीं टिक पाऊंगा। हल्का बादल विद्यालय पेशा परिवर्तन महल। सैकड़ों विद्यार्थी महल में खड़े थे और बीच में रखे पेशा परिवर्तन दिव्य पत्थर को गर्म नजरों से देख रहे थे। आज 18 वर्ष के विद्यार्थियों का पेशा परिवर्तन दिवस था और साधारण लोगों के लिए किस्मत बदलने का अंतिम अवसर भी। बस यदि कोई युद्ध पेशा प्राप्त कर ले तो वह राक्षसों का शिकार कर सकता था, उपकरण प्राप्त कर सकता था और संसाधनों के लिए संघर्ष कर सकता था। उसके बाद हर कदम ऊपर उठने का अवसर था। लेकिन यदि जीवन यापन वाला पेशा मिला तो इस जीवन का अंत लगभग तय था। दूसरे लोग एक राक्षस मारकर 100 स्वर्ण मूल्य का उपकरण प्राप्त कर सकते थे और तुम बाहर 10 साल खदान खोदो, 10 साल जड़ी बूटियां इकट्ठी करो, 10 साल बर्तन सुधारो, तब भी शायद सबसे निम्न स्तर की कौशल पुस्तक न खरीद सको। युद्ध पेशे वाले लोग मांस खाते थे, जीवन पेशे वाले लोग सूप पीते थे और साधारण लोगों के पास तो कटोरा भी नहीं था। मैं शेन यान वही व्यक्ति था जिसके पास कटोरा भी लगभग नहीं बचा था। इसलिए सबको लगता था कि आज मुझे सबसे अधिक प्रार्थना किसी स्थिर जीवन पेशे के लिए करनी चाहिए। कम से कम जीवित तो रहूंगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस क्षण मैंने पेशा परिवर्तन महल में कदम रखा था, मेरी इच्छा सिर्फ जीवित रहने की नहीं थी, मैं पलटवार चाहता था। अगला शेनयान महल एकदम शांत हो गया। फिर फुसफुसाहटें शुरू हुई। उसकी बारी आ गई। हमारे विद्यालय का सबसे गरीब लड़का, सुना है कल भी वह पुस्तकालय में नकल लिख रहा था। पूरे दिन में सिर्फ 15 तांबे के सिक्के मिले। 15 तांबे के सिक्के, उससे तो एक कटोरी पतला चावल का दलिया भी नहीं मिलेगा। उस जैसे परिवार वाले को खनिक बनना चाहिए, कम से कम पेट भर जाएगा। मैंने नीचे देखा, फीके पड़े कपड़े, बाहों पर पैबंद, जूतों के तले लगभग घिस चुके थे। पूरे शरीर पर सबसे मूल्यवान वस्तु सिर्फ मेरी हथेली में रखा वह एक तांबे का सिक्का था। वही पेशा परिवर्तन दिव्य पत्थर को सक्रिय करने का शुल्क था और वही पिछले आधे महीने की मेरी सारी बचत थी। उसे बचाने के लिए मैंने 15 दिन तक पुस्तकालय में नकल लिखी। 3 बार उंगलियां छिल गईं। कल रात आधी रात तक भूखा रहा, लेकिन एक कटोरी दलिया भी खरीदने की हिम्मत नहीं की। मैं दिव्य पत्थर के सामने पहुंचा और तांबे का सिक्का उसमें रख दिया। रोशनी, दिव्य पत्थर चमक उठा। मेरी आंखों के सामने कई पेशों के विकल्प प्रकट हुए। जीवन पेशे, खनिक, जड़ी बूटी संग्राहक, औषधि किसान, मरम्मतकार, कसाई। साधारण युद्ध पेशे, तलवारबाज, धनुर्धर, ढाल योद्धा, जादूगर। विशेष पेशा, तलवार चिह्न गुरु। जैसे ही तलवार चिह्न गुरु शब्द प्रकट हुए, पूरे महल में हलचल मच गई। विशेष पेशा, उसे विशेष पेशा मिल गया। किस्मत तो अच्छी है, लेकिन गलत घर में पैदा हुआ। अगर शेनयान के पास पैसा होता तो तलवार चिह्न गुरु सचमुच दिव्य पेशा था, लेकिन उसके पास पैसा है, वह तो खाना भी नहीं खा सकता। तलवार चिह्न गुरु को तलवार चाहिए, चिह्न प्लेट चाहिए, आध्यात्मिक रेत चाहिए। कौन सी चीज मुफ्त है? वह इन्हें कैसे पालेगा? अपनी जान से। एक शिक्षक ने गंभीर स्वर में कहा, शेनयान, इस पेशे को मत छूना। तलवार चिह्न गुरु खराब नहीं है, लेकिन बहुत महंगा है। यदि तुमने इसे चुना तो शुरुआती चरण में एक पूर्ण तलवार चिह्न भी नहीं बना पाओगे। तलवार चिह्न गुरु शक्तिशाली है, लेकिन शर्त यह है कि तुम तलवारों का खर्च उठा सको, चिह्न प्लेट खरीद सको और आध्यात्मिक रेत जला सको। संसाधन न होने पर तलवार चिह्न गुरु साधारण तलवारबाज से भी कमजोर होता है। मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा, मुझे डर है कि तुम अपना एकमात्र अवसर नष्ट कर दोगे। वह पूरे महल के उन कुछ लोगों में से था जिन्होंने कभी मेरा मजाक नहीं उड़ाया। मैंने यह बात याद रखी, लेकिन मेरा हाथ फिर भी तलवार चिह्न गुरु वाले विकल्प पर जा गिरा। पास से एक व्यंग्य भरी हंसी आई। शेनयान, सचमुच चुनने की हिम्मत है तुम्हारी? बोलने वाला झो लिन था, धनी झो परिवार का युवा स्वामी। अभी अभी उसने दुर्लभ पेशा तूफानी तलवार गुरु प्राप्त किया था। सब लोग उसे युवा स्वामी झो कहकर घेर रहे थे। वह हाथ बांधकर मुझे ऐसे देख रहा था जैसे नाले में पड़े किसी कीड़े को देख रहा हो। तुम जानते हो सबसे निम्न स्तर की लोहे की तलवार कितने की आती है? एक आध्यात्मिक रेत की कीमत जानते हो? अगर चिह्न प्लेट टूट जाए तो उसकी मरम्मत में कितना खर्च आता है? क्या तुम्हें लगता है कि पेड़ की टहनी से भी तलवार चिह्न बनाया जा सकता है? युवा स्वामी झो सही कह रहे हैं। शेनयान बाद में पहाड़ से टहनियां काटकर लकड़ी की तलवार चिह्न बनाएगा। गरीब आदमी को गरीब आदमी जैसा रहना चाहिए। विशेष पेशे का सपना क्यों देखता है? मैंने झो लिन की ओर देखा और क्रोधित नहीं हुआ, क्योंकि मैं पहले से ही उस पल की प्रतीक्षा कर रहा था जब वह हंस नहीं पाएगा। क्या विशेष पेशा तलवार चिह्न गुरु चुनना निश्चित है? एक बार चयन करने के बाद बदला नहीं जा सकता। मैंने मन ही मन कहा, पुष्टि, धम्म। पेशा परिवर्तन दिव्य पत्थर से चांदी जैसी रोशनी फूट पड़ी। वह रोशनी मेरे शरीर पर उतरी। महल के ऊपर 4 बड़े अक्षर
धीरे धीरे उभरे। पेशा परिवर्तन सफल, पेशा तलवार चिन्ह गुरु। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। फिर पहले से भी अधिक जोरदार हंसी गूंज उठी। वह सचमुच चुन बैठा। उसकी जिंदगी खत्म हो गई। अच्छा भला साधारण तलवारबाज नहीं चुना और खुद को मौत के गड्ढे में धकेल दिया। क्या वह गरीबी से पागल हो गया है? विशेष पेशे के सहारे किस्मत बदलना चाहता है? शेन यान, तुम अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हो। मैंने कोई सफाई नहीं दी, क्योंकि उसी समय मेरे दिमाग में एक ऐसी आवाज गूंजी जिसे सिर्फ मैं सुन सकता था। पता चला कि मेजबान ने पेशा परिवर्तन पूरा कर लिया है। भाग्य विस्फोट प्रणाली आधिकारिक रूप से सक्रिय। वर्तमान प्रणाली स्तर 1 सितारा। प्रणाली क्षमता, राक्षसों को मारने पर राक्षस के स्तर के अनुसार अनुभव प्राप्त होगा। विशेष राक्षसों को मारने पर उपकरण, कौशल पुस्तकें और पेशागत सामग्री गिरने की संभावना होगी। नवागंतुक उपहार वितरित किया जा रहा है। प्राप्त हुआ प्रारंभिक तलवार चिन्ह प्लेट X1। प्राप्त हुआ टूटी हुई पवन लोहे की तलवार X3। प्राप्त हुआ मूलभूत तलवार चिन्ह पुस्तक। मैं लगभग हंस पड़ा। चिन्ह प्लेट मिल गई, हथियार मिल गए, कौशल भी मिल गया। वे कहते हैं कि तलवार चिन्ह गुरु पैसे जलाता है, लेकिन मैं राक्षस मारकर सब कुछ हासिल करता हूँ। ये पेशा दूसरों के लिए यह सोना निगलने वाली खाई थी, लेकिन मेरे लिए यह एक विशाल खजाना था। लुओ यूनली ने हाथ उठाया और कहा, अब जबकि तुम सबने पेशा बदल लिया है तो परीक्षण गुप्त क्षेत्र में प्रवेश की तैयारी करो। उसने हाथ लहराया और हर व्यक्ति के हाथ में एक सुरक्षा ताबीज आ गया। गुप्त क्षेत्र की परीक्षा 3 घंटे तक चलेगी। राक्षसों को मारने पर अंक मिलेंगे, जितने अधिक अंक उतना बेहतर पुरस्कार। यदि खतरा हो तो इस ताबीज को तोड़ देना और तुम बाहर आ जाओगे। झोलिन मेरे पास आया। उसने अपने हाथ की लंबी तलवार हिलाई। तलवार की धार पर हल्की बिजली चमक रही थी। एक नजर में ही पता चल रहा था कि उसकी कीमत कम नहीं थी। शेन, ये गुप्त क्षेत्र में जाकर जल्दी मत मर जाना, नहीं तो मुझे तुम्हारा मजाक उड़ाने का मौका भी नहीं मिलेगा। उसके आसपास के लोग और भी जोर से हंस पड़े। बड़ा दिखावा करता है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लड़ोगे किस चीज से। अगले ही पल स्थानांतरण उपकरण की रोशनी ने पूरे क्षेत्र को निगल लिया। जब मेरी आंखें खुली, मैं पहले से ही एक विशाल गुप्त क्षेत्र के मैदान में खड़ा था। दूर छोटी छोटी पहाड़ियां थीं। घास और पेड़ हवा में झूम रहे थे। हवा में हल्की धुंध थी और समय समय पर जंगल से राक्षसों की गुर्राहट सुनाई दे रही थी। आसपास के विद्यार्थी तुरंत दल बनाने लगे। हमारी टीम में कौन आएगा? कोई उपचार करने वाला है? तलवारबाजों को प्राथमिकता। किसी ने मुझे नहीं बुलाया। कोई मेरे साथ टीम बनाने को तैयार नहीं था। उनकी नजरों में मैं एक गरीब तलवार चिन्ह गुरु था, जो सिर्फ बोझ बनता। मैं मुड़ा और गुप्त क्षेत्र के किनारे की ओर चल पड़ा। मुझे साथियों की जरूरत नहीं थी। मुझे सिर्फ राक्षस चाहिए थे। जितने अधिक उतना अच्छा, क्योंकि हर राक्षस चलता फिरता धन था। कुछ दूर चलने के बाद सामने की झाड़ियों में अचानक हलचल हुई। आधा इंसान जितनी ऊंची एक धूसर बालों वाली आकृति बाहर निकली। राक्षस चूहा, स्तर 1 सामान्य राक्षस। उसने मुझे देखते ही चीख मारी और झपट पड़ा। उसकी गति बहुत तेज थी। उसकी धूसर परछाई जमीन पर लहराई। उसके सड़े हुए पंजे सीधे मेरे गले की ओर बढ़े। मैं पीछे नहीं हटा। मैंने बस अपना दाहिना हाथ उठाया। 3 वायु तलवार गठन। फू! मेरे पीछे की 3 टूटी हुई पवन लोहे की तलवारें एक साथ निकल पड़ी। हालांकि तलवारें टूटी हुई थीं, लेकिन उसी क्षण उनमें से चुभती हुई ठंडी चमक फूट पड़ी। एक तलवार ऊपर से घिरी, एक उसकी गर्दन के पास पहुंची और अंतिम तलवार सीधे उसके हृदय की दिशा में बढ़ी। 3 दिशाओं से बने गठन ने राक्षस चूहे को जकड़ लिया। उसे खतरे का एहसास हुआ। वह चीखता हुआ पीछे मुड़कर भागना चाहता था, लेकिन मेरी आंखों में ठंडी चमक उभरी। फू! तीनों टूटी हुई पवन तलवारें एक साथ तेज हो गईं। 3 दिशाओं से खींची हुई धनुष की तरह वे राक्षस के शरीर को चीरती हुई निकल गईं। पहली तलवार ने सिर को रोक दिया, दूसरी ने रीढ़ काट दी, तीसरी ने सीधे हृदय भेद दिया। धप! राक्षस चूहा हवा में ही 3 तलवारों से टंगा रह गया। उसका शरीर बुरी तरह कांपा। अगले ही पल तलवार की ऊर्जा फट पड़ी। उसका पूरा शरीर धूसर प्रकाश में बदलकर गायब हो गया। एक सामान्य राक्षस चूहा मारा गया। 10 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए। मेरी आंखें चमक उठी। सचमुच कुछ गिरा था, लेकिन वे सिक्के जमीन पर नहीं गिरे। वे सीधे प्रणाली के भंडार में चले गए। इसका मतलब था मेरे अलावा किसी को नहीं पता चल सकता था कि एक साधारण राक्षस चूहा मुझे 10 स्वर्ण सिक्के दे गया। मैं पूरे दिन नकल लिखकर सिर्फ 15 तांबे के सिक्के कमाता था, और अब एक सबसे कमजोर राक्षस सीधे 10 स्वर्ण सिक्के दे रहा था। मैंने अपने हाथ के गठन को देखा और मुस्कुरा उठा। यह कहाँ राक्षस था? यह तो मेरी पहली कमाई थी। शोर से आकर्षित होकर एक और राक्षस चूहा बाहर निकला। मैंने सिर उठाया। आओ, सब आ जाओ, आज कोई भी नहीं बचेगा। आधे घंटे बाद आसपास के सभी राक्षस चूहे मेरे हाथों मर चुके थे। मेरा स्तर बढ़कर 2 हो गया। मानसिक शक्ति -3, शारीरिक शक्ति +1, स्वतंत्र गुण अंक प्राप्त हुए। मैंने दोनों अंक मानसिक शक्ति में जोड़ दिए। तलवार चिन्ह गुरु मानसिक शक्ति पर निर्भर करता था। जितनी अधिक मानसिक शक्ति, उतनी अधिक तलवारों को नियंत्रित किया जा सकता था, और तलवार गठन भी उतना ही शक्तिशाली होता। गुण जोड़ने के बाद तीनों टूटी हुई पवन तलवारें पहले से अधिक आज्ञाकारी हो गईं। जब मैं आगे राक्षस खोजने जा रहा था, तभी दूर से चीख सुनाई दी। मैंने सिर उठाया। कुछ विद्यार्थी बुरी हालत में भागते हुए आ रहे थे। उनके पीछे एक बैल जितना बड़ा काला विशाल चूहा था। उसके सिर पर लोहे जैसे धूसर रंग का एक सींग था। उसके पंजों के नीचे घास दबकर टूट रही थी। मेरी आंखें चमक उठी। तीसरे स्तर का अभिजात राक्षस, 150 स्वर्ण सिक्के और सामग्री गिरने की संभावना भी। यह खतरा नहीं था, यह तो चलता फिरता धन था। वे लोग तेजी से भाग रहे थे, लेकिन उनमें से एक लड़की के पैर पर घाव था।
उसकी गति धीमी पड़ गई। वह घबराकर अपनी कमर पर लटके सुरक्षा ताबीज को टटोलने लगी, लेकिन वह गायब था। लोहे पैर वाला चूहा उसके पीछे पहुंच चुका था। लड़की का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, मैंने हाथ लहराया। 3 टूटी हुई पवन तलवारें हवा को चीरती हुई निकली। धड़ाम, तीनों तलवारें लड़की के सामने जा ढांसी। तलवार गठन तुरंत बन गया। लोहे पैर वाला चूहा उसमें घुस गया, लेकिन तलवार की रोशनी उसके शरीर पर बस कुछ चिंगारियां ही निकाल सकी। मैंने भौहें चढ़ाई। अभिजात राक्षस सचमुच मजबूत है। लोहे पैर वाले चूहे ने दर्द से चीखते हुए मेरी ओर देखा। अगले ही पल उसने लड़की को छोड़ दिया और मेरी ओर दौड़ पड़ा। लड़की घबराकर चिल्लाई, सावधान। मैं पीछे नहीं हटा। मैंने अपनी मानसिक शक्ति गठन में भर दी। तीनों तलवारें एक साथ कांपी। 3 रंगों की तलवार रोशनी एक होकर ठंडी चमक में बदल गई। जैसे ही लोहे पैर वाला चूहा मेरे सामने पहुंचा, मैं उसके सींग से बचते हुए एक तरफ हट गया और हाथ उठाकर चिल्लाया, काटो। ठंडी रोशनी बिजली की तरह निकली। छर्र। लोहे पैर वाले चूहे की एक आंख फट गई। वह दर्द से चीखता हुआ लुढ़क गया। मैंने उसे पलटवार का मौका नहीं दिया। 3 लगातार प्रहार। स्विश स्विश स्विश। 3 तलवारों की रोशनी लगातार गिरी। अंतिम वार ने उसकी गर्दन काट दी। धड़ाम। उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा। धरती हल्के से कांप उठी। आसपास की घास हवा के दबाव से झुक गई। उसका लोहे जैसा धूसर सींग अभी भी जमीन में ढंसा हुआ था और ठंडी चमक दे रहा था। अगले ही पल उसके शरीर से धूसर प्रकाश निकलने लगा। प्रकाश के गायब होते ही जमीन पर सिर्फ वही पूरा धूसर सींग बचा। उसी समय केवल मुझे दिखाई देने वाली प्रणाली की सूचना सामने आई। मेजबान ने स्तर 3 के अभिजात राक्षस लोहे पैर चूहे को मार दिया। 150 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए। सामग्री गिरने का पता चला। लोहे पैर चूहे का सींग X1 प्राप्त हुआ। कुल स्वर्ण सिक्के 470। मैं झुककर उस सींग को प्रणाली के भंडार में रख लिया। जहां तक 150 स्वर्ण सिक्कों का सवाल था, वे पहले ही चुपचाप प्रणाली के भंडार में समा चुके थे। मेरे हाथ का गठन अभी भी गर्म था। तीनों टूटी हुई पवन तलवारें मेरे आसपास घूम रही थीं। उनकी धार पर अभी भी लोहे पैर चूहे का धूसर खून लगा था। वे अब भी टूटी हुई लग रही थीं, लेकिन अब वे मुझे पहले से कहीं अधिक अच्छी लग रही थीं, क्योंकि उन्होंने अभी अभी मेरे लिए 150 स्वर्ण सिक्के कमाए थे। जिस लड़की को मैंने बचाया था, वह अभी भी जमीन पर बैठी थी। उसका चेहरा पीला था। दाहिने पैर पर लोहे पैर चूहे ने गहरा घाव कर दिया था। खून उसकी पिंडली से नीचे बह रहा था, लेकिन जैसे वह दर्द भूल गई हो। वह मुझे खाली नजरों से देख रही थी। क्या तुम सचमुच तलवार चिन्ह गुरु हो? मैंने उसकी ओर देखा। क्या पेशा परिवर्तन का दिव्य पत्थर झूठ बोलता है? लड़की ने मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। कुछ क्षण तक वह कुछ कह नहीं सकी। उसका नाम शू छिंगहे था। मुझे याद था। वह विद्यालय में ज्यादा बात नहीं करती थी। उसके परिवार की हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी। अभी अभी उसने लकड़ी आत्मा वृक्ष योद्धा का पेशा प्राप्त किया था। लकड़ी आत्मा वृक्ष योद्धा शुरुआती चरण में उसकी युद्ध क्षमता सामान्य थी, लेकिन उसके पास उपचार और सहायता की क्षमता थी, इसलिए उसे एक अच्छा पेशा माना जाता था। शू छिंगहे ने सिर झुका लिया। उसने अपनी कमर से पत्ते के आकार का एक लकड़ी का ताबीज निकाला और घाव पर चिपका दिया। हरी रोशनी चमकी और धीरे धीरे खून बहना बंद हो गया। उसने होंठ काटते हुए धीमे स्वर में कहा, धन्यवाद। मैंने सिर हिलाया। जरूरत नहीं, मैं सच कह रहा था। यह लोहे पैर वाला चूहा मूल रूप से एक अभिजात राक्षस था। अगर मैं उसे न भी बचाता, तब भी मैं उस राक्षस को नहीं छोड़ता। लेकिन यह बात कहने की कोई जरूरत नहीं थी। उसी समय जंगल के भीतर से कदमों की आवाज आने लगी। एक नहीं, कई लोग आ रहे थे। कदमों की आवाज पास आती गई और साथ में हंसी भी सुनाई दी। शू छिंगहे का चेहरा बदल गया। मैंने सिर उठाकर देखा। हल्की बिजली की चमक घूम रही थी। मेरी 3 जर्जर पवन लोहे की तलवारों की तुलना में उसकी तलवार सचमुच एक खजाने जैसी लग रही थी। झोलिन के पीछे कई विद्यार्थी भी थे। एक ढालधारी, 2 तलवारबाज, एक वृक्ष जादूगर और एक उपचार प्रशिक्षु। उनके शरीर पर ज्यादा घाव नहीं थे। स्पष्ट था कि उन्होंने लोहे पैर वाले चूहे से सीधे लड़ाई नहीं की थी। झोलिन ने पहले जमीन पर अभी तक पूरी तरह गायब न हुई धूसर रोशनी को देखा। फिर उसने मेरे पास घूम रही 3 टूटी हुई पवन लोहे की तलवारों को देखा। अंत में उसकी नजर उस जगह पर रुकी जहां मैंने अभी अभी लोहे पैर वाले चूहे का सींग रखा था। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। शेन, यह लोहे पैर वाला चूहा तुमने मारा? मैंने हाथ झाड़े। नहीं तो क्या वह खुद मर गया? झोलिन की आंखें सिकुड़ गईं। एक व्यक्ति चिल्लाया, शेन, तुम युवा स्वामी झो से ऐसे बात करते हो? मैंने उसकी ओर देखा। उसका नाम याद नहीं रखा और रखने की जरूरत भी नहीं थी। झोलिन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। वह तुरंत नाराज नहीं हुई, बल्कि मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान ठंडी थी। शेन, इस लोहे पैर वाले चूहे को हमने पहले खोजा था। तुमने तो बस तैयार चीज का फायदा उठा लिया। ऐसा करते हैं, इस बार के अंक तुम्हें मिल सकते हैं, लेकिन लोहे पैर वाले चूहे का सींग मुझे दे दो। शू छिंगहे का चेहरा बदल गया। वह तुरंत बोली, झोलिन, झूठ मत बोलो। अभी तो लोहे पैर वाला चूहा हमारा पीछा कर रहा था। अगर शेन ने मदद न की होती तो मैं मर चुकी होती। राक्षस भी शेन ने अकेले मारा है। इससे तुम्हारा क्या संबंध? झोलिन के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने ठंडी नजर से शू छिंगहे की ओर देखा। क्या मैंने तुमसे पूछा था? शू छिंगहे की सांस रुक गई। झोलिन के साथ आया ढालधारी एक कदम आगे बढ़ा। धम, उसकी भारी ढाल जमीन पर गिरी। धरती हल्के से कांप उठी। चारों ओर की घास दब गई। धमकी का अर्थ बहुत स्पष्ट था। शू छिंगहे की उंगलियां कस गईं। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह घायल थी। अगर संघर्ष होता तो वह केवल मेरे लिए बोझ बनती, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन झोलिन की ओर देखते हुए उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मैंने झोलिन
झोलिन को देखा और अचानक मुस्कुरा दिया। झोलिन, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारे मुंह खोल देने से दूसरों की चीजें तुम्हारी हो जाती हैं? शेन ये, मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ। एक गरीब आदमी ने संयोग से एक अभिजात राक्षस मार दिया और अब उसे लगता है कि उसकी किस्मत बदल जाएगी। लोहे पैर वाले चूहे का सींग तुम्हारे हाथों में बेकार है, मुझे दे दो, मैं तुम्हारे ऊपर एक एहसान भी कर दूंगी। मैं लगभग हंस पड़ा। इस युवा स्वामी की चमड़ी तो लोहे पैर वाले चूहे से भी मोटी थी। मैंने शांत स्वर में कहा, दफा हो जाओ। हवा एकदम शांत हो गई। झोलिन के पीछे खड़े लोगों की आंखें बदल गईं। उनमें से एक तलवारबाज ने सीधे तलवार निकाल ली। शेन ये, ज्यादा मत उछलो। लेकिन इस बार झोलिन नहीं हंसी, वह बस मुझे देखती रही। उसकी आंखें पूरी तरह ठंडी हो गईं। शेन ये, क्या तुम भूल गए हो कि मेरा पेशा क्या है? उसने धीरे धीरे अपनी कमर से तलवार निकाली। छन्न, बिजली की रेखाओं वाली तलवार बाहर आई। नीली सफेद बिजली उसकी धार पर नाच रही थी। यहाँ तक कि आसपास की घास और पेड़ भी उस ठंडी रोशनी में चमक उठे। बिजली रेखा तलवार निम्न स्तर का उपकरण, अतिरिक्त गुण, सूक्ष्म बिजली विशेषता सर्त्रीन प्रणाली की सूचना मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई। मेरी आंखें हल्की चमकी। अच्छी चीज, कम से कम मेरी 3 टूटी हुई पवन तलवारों से कहीं बेहतर। झोलिन ने देखा कि मैं उसकी तलवार को घूर रहा हूँ। उसे लगा मैं डर गया हूँ। उसके होंठ ऊपर उठे। देखा, इसे तलवार कहते हैं। तुम्हारे पास जो 3 टूटे लोहे के टुकड़े हैं उन्हें नहीं। आसपास के लोग भी हंसने लगे। युवा स्वामी झो की यह बिजली रेखा तलवार कम से कम 300 स्वर्ण सिक्कों की है। 300, क्या तुम खरीद सकते हो? शेन ये की 3 टूटे तलवारें मिलकर भी 3 चांदी के सिक्कों की नहीं होंगी। तलवार चिन्ह गुरु के पास अच्छी तलवार न हो तो वह कचरा है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वे गलत नहीं थे। अच्छी तलवारों के बिना तलवार चिन्ह गुरु वास्तव में कमजोर होता है। लेकिन वे एक बात भूल गए थे, मैं सिर्फ तलवार नहीं देखता, मैं इंसानों को भी देखता हूँ। मैंने हाथ उठाया। तीनों टूटी हुई पवन तलवारें धीरे धीरे ऊपर उठी। जंग लगी हुई, धार टूटी हुई, इतनी दयनीय कि देखने वाले को दया आ जाए। लेकिन शू छिंघे की आंखें बदल गईं क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि इन्हीं 3 टूटी हुई तलवारों ने लोहे पैर वाले चूहे को मारा था। लेकिन झोलिन ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, क्या तुम सचमुच मुझसे लड़ना चाहते हो? मैंने उसकी ओर देखा। तुम ही तो छीनना चाहती थी। अगर ताकत है तो आओ। झोलिन की आंखें सिकुड़ गईं। मौत ढूंढ रहे हो? जैसे ही उसने कहा, वह एक कदम आगे बढ़ी। उसके पैरों के नीचे घास टूट गई। पूरा शरीर बिजली की तरह मेरे सामने पहुंच गया। बिजली रेखा तलवार तीखी हवा चीरती हुई सीधे मेरे कंधे पर गिरी। उसने कोई दया नहीं दिखाई। अगर यह वार लग जाता तो मेरा पूरा दाहिना हाथ उड़ जाता। शेन ये, सावधान। शू छिंघे चिल्लाई। मैं पीछे नहीं हटा। मेरे हाथ का गठन धीरे से घूम गया। 3 तलवारें, स्विश। तीनों टूटी हुई पवन तलवारें तुरंत एक दूसरे को काटती हुई सामने आ गईं। जब बिजली रेखा तलवार ने गठन पर जोर से प्रहार किया, धड़ाम, नीली सफेद बिजली चारों ओर फैल गई। तीनों पवन तलवारें जोर से कांप उठी। उनमें से एक पर एक नई दरार भी पड़ गई। लेकिन झोलिन का यह वार रुक गया। आसपास की हंसी अचानक बंद हो गई। वह तलवारबाज जो अभी मजाक उड़ा रहा था, उसकी आंखें फैल गईं। रुक गया। वे 3 टूटी तलवारें युवा स्वामी झो के बिजली प्रहार को रोक गईं। झोलिन का चेहरा भी बदल गया। लेकिन जल्द ही उसने ठंडी हंसी हंसी। एक बार रोक लिया तो क्या दूसरा भी रोक लोगे? उसकी आंखें चमक उठी। बिजली रेखा तलवार की रोशनी और तेज हो गई। बिजली प्रहार, स्विश। लेकिन उसी क्षण तीनों टूटी हुई पवन तलवारें अचानक अलग हो गईं। वे अब रक्षा नहीं कर रही थीं, बल्कि झोलिन के आसपास 3 दिशाओं में जा धंसी। तलवारों की रोशनी ने एक त्रिकोण बना दिया। झोलिन आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन अचानक उसके कदम धीमे पड़ गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। और मुझे इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। 3 तलवारें, घूमो। तीनों टूटी हुई पवन तलवारें एक साथ घूमने लगी। 3 दिशाओं से तलवारों की रोशनी झोलिन की ओर गिरी। कलाई, घुटना, कंधा, सभी उसकी रक्षा के कमजोर स्थान थे। झोलिन का चेहरा बदल गया। वह जल्दी से तलवार घुमाकर बचाव करने लगी। चिंगारियां उड़ी। बिजली की रोशनी बिखर गई। उसकी बिजली रेखा तलवार वास्तव में मेरी पवन तलवारों से अधिक शक्तिशाली थी। हर टकराव में मेरी तलवारें कांप उठती थीं। लेकिन समस्या यह थी, मेरे पास 3 तलवारें थीं और उसके पास सिर्फ एक। वह सामने से बच सकती थी, लेकिन बगल से नहीं। बगल से बचती तो उसकी पीठ खुल जाती। सिर्फ 10 से अधिक सांसों के समय में ही झोलिन की आस्तीन तलवार की रोशनी से कट चुकी थी। उसकी आस्तीन फट गई और कंधे पर भी एक रक्त रेखा उभर आई। ताजा खून बह निकला और उसके शानदार वस्त्रों को लाल कर दिया। झोलिन का चेहरा पूरी तरह बदल गया। घाव गंभीर होने के कारण नहीं, बल्कि अपमान के कारण। वह प्रतिष्ठित झो परिवार की युवती, दुर्लभ पेशे की बिजली चिन्ह तलवारबाज, मेरे जैसे गरीब तलवार चिन्ह गुरु द्वारा दबाई जा रही थी, और वह भी इतने लोगों के सामने। वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। शेन ये, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इन 3 टूटी तलवारों के सहारे तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो? उसने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी। बिजली चिन्ह तलवार की चमक अचानक तेज हो गई। सफेद नीली बिजली की रेखाएं तलवार की धार पर चमकने लगी। हवा में हल्की गड़गड़ाहट गूंज उठी। शू छिंघे का चेहरा बदल गया। यह बिजली चिन्ह गठन है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा और तलवार कला को एक साथ फाड़ देता है। शेन याओ, पीछे हटो। झोलिन हंसी। देर हो चुकी है। उसने जोर से तलवार नीचे मारी। फू! बिजली के गुण वाली एक तरंग तलवार की नोक से फैल गई। मेरी तीनों टूटी हुई पवन तलवारें एक साथ बुरी तरह कांप उठी। तलवार गठन की रोशनी टूटने लगी। अगले ही क्षण तीनों तलवारें जबरदस्ती उछल गईं। उनमें से एक पास के पेड़ में जा धंसी। तलवार कांप रही थी और बिजली की रेखाएं उसकी
उसकी धार तक फैल चुकी थी। मेरा गठन टूट चुका था। झो लिन ने मौका पकड़ लिया और बिजली की तरह आगे बढ़ी। उसकी आंखें क्रोध से भरी थीं। खत्म हो गया। बिजली चिन्ह तलवार सीधा मेरी छाती की ओर आई। यह वार तेज और निर्दयी था। आसपास खड़े कई विद्यार्थियों के चेहरों पर खुशी झलक रही थी। शू चिंघे खड़े होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पैर के घाव के कारण फिर लड़खड़ा गई। लेकिन मैं घबराया नहीं, क्योंकि शुरू से ही मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। झो लिन को लगा कि मेरा गठन तोड़कर वह जीत चुकी है, लेकिन उसे नहीं पता था कि अभी अभी प्राप्त लोहे पैर वाले चूहे का सींग मेरे गठन को मजबूत करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। मेरे मन में विचार आया। लोहे जैसा धूसर सींग तुरंत मेरे हाथ में प्रकट हुआ। प्रयोग योग्य गठन सामग्री का पता चला। लोहे पैर वाले चूहे का सींग। क्या इस सामग्री का उपयोग करके तीनों तलवार गठन को अस्थायी रूप से मजबूत किया जाए? मैंने मन ही मन कहा हाँ। अगले ही पल वह सींग धूसर प्रकाश में बदलकर गठन में समा गया। जो गठन पहले मध्यम था वह अचानक चमक उठा। उछल चुकी तीनों पवन तलवारों से एक साथ चमकदार प्रकाश फूटा। उनकी धार पर लोहे जैसी धूसर चमक उभर आई। यहाँ तक कि जो दरार लगभग टूटने वाली थी वह भी किसी तरह स्थिर हो गई। तीन तलवार गठन अस्थायी रूप से सुदृढ़ हुआ। अतिरिक्त प्रभाव, भारी प्रहार। झो लिन की तलवार मेरी छाती से 3 फुट से भी कम दूर थी। जब उसने गठन को चमकते देखा तो उसकी आंखों में डर उभरा। बुरा हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने हाथ नीचे किया। तलवार की रोशनी बिजली चिन्ह तलवार से टकराई। इस बार चिंगारियां नहीं निकली, सिर्फ एक साफ टूटने की आवाज सुनाई दी। टक। झो लिन के हाथ की बिजली चिन्ह तलवार टूट गई। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। असंभव, मेरी बिजली चिन्ह तलवार। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। गिरो। लोहे जैसी धूसर तलवार की रोशनी नीचे गिरी। झो लिन का पूरा शरीर पीछे उड़ गया और जोर से जमीन पर गिरा। घास और धूल हवा में उड़ गई। उसका पहले का साफ और शानदार वस्त्र तुरंत अस्त व्यस्त हो गया। बिजली चिन्ह तलवार उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। तलवार की धार पर एक लंबी दरार फैल चुकी थी। पूरा मैदान स्तब्ध हो गया। जो लोग अभी तक मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मानो किसी ने उनका गला दबा दिया हो। एक शब्द भी नहीं निकल पाया। शू चिंघे भी स्तब्ध रह गई। वह मुझे देख रही थी, फिर जमीन पर गिरी अस्त व्यस्त झो लिन को देख रही थी। कुछ क्षणों तक उसकी सांसें भी रुक गईं। वे विद्यार्थी जो अभी तक मेरा मजाक उड़ा रहे थे अब मुझे देखकर घबरा गए, क्योंकि जमीन पर पड़ी हुई थी झो लिन, छिंगान नगर के झो परिवार की युवती, दुर्लभ बिजली चिन्ह तलवारबाज, वही जो अभी कुछ देर पहले मुझसे लोहे पैर वाले चूहे का सींग मांग रही थी। लेकिन अब उसकी तलवार टूट चुकी थी और वह स्वयं भी गिर चुकी थी, जबकि मेरे आसपास अभी भी केवल वे 3 तलवारें घूम रही थीं, जिन्हें वे लोग बेकार लोहे के टुकड़े कहते थे। एक प्रतिष्ठित युवती, उनके शब्दों में एक गरीब तलवार चिन्ह गुरु से हार गई थी। मैं आगे बढ़ा, झुककर टूटी हुई बिजली चिन्ह तलवार उठा ली। अभी भी ठीक ठाक है। झो लिन का चेहरा बदल गया। वह उठने की कोशिश करते हुए चिल्लाई, शेन ये, तुम मेरी तलवार को छूने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मैंने उसकी ओर देखा। अभी तो तुम मेरा सामान छीनना चाहती थी, अब मैं थोड़ा ब्याज ले रहा हूँ। ये हमारे झो परिवार की चीज है। अगर तुमने इसे लिया तो झो परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैंने शांत स्वर में कहा, झो लिन, यह परीक्षण गुप्त क्षेत्र है। नियम साफ लिखे हैं। जो लड़ाई में जीतेगा वही सब ले जाएगा। अगर तुम मुझसे छीन नहीं सकी तो सामान खोने के लिए खुद को दोष दो। झो लिन का चेहरा लाल पड़ गया। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इतने लोग देख रहे थे। पहले वही मेरा लोहे पैर वाले चूहे का सींग छीनना चाहती थी। पहला वार भी उसी ने किया था। अब हारने के बाद अगर वह झो परिवार का नाम लेती तो केवल और अपमानित होती। मैंने उसकी ओर देखना भी छोड़ दिया और गुप्त क्षेत्र के भीतर की ओर चल पड़ा। शू चिंघे अपने घायल पैर के साथ पीछे पीछे आई। उसने मेरे हाथ में टूटी बिजली चिन्ह तलवार की ओर देखा। धीरे से बोली, शेन ये, क्या तुम सच में उसकी तलवार रख लोगे? क्या उसे वापस नहीं करोगे? नहीं, मुझे बस लगता है कि वह यह बात आसानी से नहीं भूलेगी। मैं मुस्कुराया। वह भूले या नहीं यह उसका मामला है। मैं अपनी युद्ध लूट लूं या नहीं यह मेरा मामला है। शू चिंघे कुछ क्षणों के लिए चुप रह गई, फिर हल्के से सिर हिलाया। कुछ दूर जाने के बाद यह सुनिश्चित करके कि झो लिन और उसके लोग पीछे नहीं आ रहे थे, मैं एक पेड़ के नीचे रुक गया। मैंने हाथ में टूटी हुई बिजली चिन्ह तलवार को देखा। अगले ही पल प्रणाली की सूचना सामने आई। विघटित किए जाने योग्य उपकरण का पता चला। क्षतिग्रस्त बिजली चिन्ह तलवार, विघटन के बाद प्राप्त होगा 100 स्वर्ण सिक्के। बिजली चिन्ह लोहा X2। मेरी आंखें चमक उठी। ऐसी भी अच्छी बात होती है। मैं तो बस थोड़ा ब्याज वसूलना चाहता था, लेकिन झो लिन की तलवार से भी स्वर्ण सिक्के मिल सकते थे। मैंने मन ही मन कहा, विघटित करो। विघटन सफल। 100 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए। टूटी हुई बिजली चिन्ह तलवार मेरे हाथ में प्रकाश कणों में बदल गई। अंत में केवल अंगूठे के आकार की 2 धूसर धातु की टिकियां बची। उनकी सतह पर हल्की बिजली की रेखाएं चमक रही थीं। यह तो मेरी 5 तलवारों को मजबूत करने के लिए बिल्कुल सही है। शू चिंघे मेरे पास खड़ी थी। जब उसने बिजली चिन्ह तलवार को अचानक गायब होते देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। यह, मैंने शांत स्वर में कहा, बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। हाँ। शू चिंघे को स्पष्ट रूप से विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह समझदार थी। उसने और सवाल नहीं पूछे। उसी समय जंगल की गहराई से धीमी गुर्राहट सुनाई दी। आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई गले को दबाकर गुर्रा रहा हो। वह लोहे पैर वाले चूहे से भी अधिक डरावनी थी। मैंने सिर उठाया। दूर पेड़ों की छाया हिल रही थी। घास की पत्तियां एक एक करके दबती जा रही थीं। धूसर काले साए जमीन से चिपककर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनका आकार भेड़ियों जैसा था, लेकिन वे उनसे कई गुना पतले
थे, चारों पैर लंबे थे, जोड़ बाहर की ओर मुड़े हुए थे। उनकी आंखों में हरी चमक थी। सबसे डरावनी बात थी उनके आगे के पंजे। हर पंजा आधा फुट लंबा था और वे एक नहीं थे, कम से कम 7 या 8 थे। शू छिंघे का चेहरा बदल गया। पंजा दानवों का झुंड। ये राक्षस बहुत तेज होते हैं। इनके पंजों में जहर होता है। अगर एक बार खरोंच लग जाए तो जहर घाव के साथ ऊर्जा मार्गों में फैल जाता है। हमें इनके आसपास से निकल जाना चाहिए। लेकिन मैं उन लगातार पास आते राक्षसों को देख रहा था और मेरी आंखें और अधिक चमक रही थीं। तीसरे स्तर के सामान्य राक्षस। 1 के 30 स्वर्ण सिक्के, 8 होंगे 240 स्वर्ण सिक्के। दूसरों के लिए यह एक राक्षसी झुंड था, लेकिन मेरे लिए ये तो स्वर्ण सिक्के थे जो खुद कतार लगाकर मेरे पास चले आ रहे थे। मैं पीछे नहीं हटा। इसके बजाय मैंने तीनों टूटी हुई पवन तलवारें निकाल ली। फिर मैंने अभी अभी बिजली चिन्ह तलवार को विघटित करके प्राप्त किए गए 2 बिजली चिन्ह लोहे के टुकड़ों को अपनी हथेली में पकड़ लिया। तुरंत प्रणाली की सूचना गूंज उठी। मजबूत करने योग्य सामग्री का पता चला। बिजली चिन्ह लोहा X2। क्या बिजली चिन्ह लोहा X2 खर्च करके 2 टूटी हुई पवन तलवारों को मजबूत किया जाए? मैंने बिना किसी झिझक के मन ही मन कहा हाँ। अगले ही पल 2 बिजली चिन्ह लोहे के टुकड़े नीले धूसर प्रकाश में बदलकर 2 तलवारों में समा गए। टन। तलवारों ने हल्की ध्वनि की। पहले जंग और दरारों से भरी हुई तलवारों की धार धीरे धीरे अपनी काली परत खोने लगी। दरारों को बिजली चिन्ह लोहे ने भर दिया। तलवारों की धार पर 2 पतली नीली बिजली की रेखाएं उभर आईं। हालांकि वे अभी भी वास्तविक उत्कृष्ट तलवारें नहीं थीं, लेकिन उनकी स्थिति पहले की टूटी फूटी अवस्था से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुकी थी। सुदृढ़ीकरण सफल। टूटी हुई अवशिष्ट बिजली लोहे की तलवार X2। शू छिंघे कुछ कहना चाहती थी। शायद वह पूछना चाहती थी कि अभी तक टूटी हुई पवन तलवारें अचानक ऐसी कैसे बन गईं, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। उसे आखिरकार समझ में आ गया। झोउ लिन की बिजली चिन्ह तलवार का टूटना व्यर्थ नहीं गया था। उसने सिर्फ एक तलवार नहीं खोई थी, बल्कि उसने अपने हाथों से मुझे और मजबूत बना दिया था। मैंने हाथ उठाया। 2 अवशिष्ट बिजली लोहे की तलवारें मेरे बाईं ओर तैरने लगीं। उनकी धार पर बिजली की रेखाएं चमक रही थीं और हल्की गर्मी निकल रही थी। बाकी बची एक पवन तलवार मेरे दाईं ओर तैर रही थी। गठन मेरी हथेली में धीरे धीरे घूम रहा था। जंगल में पंजा दानवों का झुंड पूरी तरह हमें घेर चुका था। उन्होंने तुरंत हमला नहीं किया। वे नीचे झुककर हमारे चारों ओर चक्कर काटने लगे। उनकी हरी आंखें मुझे और शू छिंघे को घूर रही थीं। उनके गले से लगातार धीमी गुर्राहट निकल रही थी। उनमें से एक पंजा दानव ने अपना पंजा उठाकर पास की जड़ पर हल्का प्रहार किया। छन्न। पेड़ की जड़ पर तुरंत 3 काले पंजों के निशान उभर आए। शू छिंघे ने अपनी लकड़ी की छड़ी कसकर पकड़ ली। शेन, ये सच में नहीं भागेंगे? मैंने उन पंजा दानवों की ओर देखा और मुस्कुराया। भागूं? पैसा खुद चलकर सामने आ गया है, फिर क्यों भागूं? जैसे ही मेरी बात समाप्त हुई, सबसे आगे वाले पंजा दानव ने शरीर नीचे झुकाया। उसके पिछले पैर जोर से जमीन पर पड़े। पूरी आकृति तीर की तरह निकल पड़ी। उसके पंजों ने हवा को चीरते हुए सीधे मेरे गले की ओर हमला किया। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। तीनों तलवारें एक साथ गूंज उठी। 3 प्रतिभा तलवार गठन। फू। 2 अवशिष्ट बिजली लोहे की तलवारें सबसे पहले हवा को चीरती हुई निकली। उनकी धार पर नीली बिजली चमकी। अगले ही पल तलवारों की रोशनी सीधे पंजा दानव के जहरीले पंजों की ओर चली गई। उसी समय छिंगलान अकादमी के बाहर पेशा परिवर्तन महल में एक विशाल परीक्षण अंक तालिका हवा में तैर रही थी। पहले स्थान पर झोउ लिन का नाम था। पहला स्थान झोउ लिन, अंक 990। दूसरा स्थान झाओ युआन, अंक 130। तीसरा स्थान चेन युए, अंक 110। और मैं अभी कुछ समय पहले तक शीर्ष 10 में भी नहीं था। लेकिन इसी क्षण अंक तालिका अचानक कांपी। मेरा नाम पागलों की तरह ऊपर चढ़ने लगा। 9वां स्थान शेन यान, अंक 140। 5वां स्थान शेन यान, अंक 230। दूसरा स्थान शेन यान, अंक 380। अगले ही क्षण तालिका फिर बदली। पहला स्थान शेन यान, अंक 510। पूरा पेशा परिवर्तन महल एकदम शांत हो गया। सभी ने सिर उठाकर देखा। लुओ यूनली भी अपनी जगह पर जम गया। एक गुरु चौंक कर बोला, शेन यान, उसके अंक इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहे हैं? उसकी बात खत्म होते ही अंक तालिका फिर बदली। पहला स्थान शेन यान, अंक 570। दूसरा स्थान झोउ लिन, अंक 990। तीसरा स्थान झाओ लिन, अंक 130। इस क्षण पूरा महल पूरी तरह शांत था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, कोई हंस भी नहीं रहा था। सभी की नजर पहले स्थान पर लिखे उस नाम पर थी, शेन यान। 3 घंटे पहले वे कह रहे थे कि मैं खत्म हो गया हूँ। कह रहे थे कि एक गरीब आदमी तलवार चिन्ह गुरु बनने योग्य नहीं। कह रहे थे कि मैं गुप्त क्षेत्र में आधे घंटे से अधिक जीवित नहीं रहूंगा। लेकिन अब मैं पहले स्थान पर था, झोउ लिन दूसरे स्थान पर था और मेरे अंक उससे 3 गुना अधिक थे। छिनले खड़ी थी। उसका चेहरा कभी पीला कभी सफेद पड़ रहा था। उसका अपना भविष्य नष्ट कर रहे हो वाला वाक्य जैसे अभी भी महल में गूंज रहा था। लेकिन अंक तालिका पर लिखा नाम किसी भी उत्तर से अधिक प्रभावी था। लुओ यूनली की आंखें हल्की कांपी। वह पहले स्थान के नाम को देखते हुए धीरे से बोला, शेन यान, तुम गुप्त क्षेत्र में आखिर कर क्या रहे हो? परीक्षण गुप्त क्षेत्र में। पहले पंजा दानव की चीख निकलने से पहले ही मैंने हाथ उठा दिया। 2 अवशिष्ट बिजली तलवारें भीतर घूम रही थीं। उनकी धार पर बिजली की रेखाएं हल्की चमक रही थीं और भनभनाहट कर रही थीं। अंतिम पवन तलवार सामने तैर रही थी। तीनों तलवारें त्रिकोण बनाकर खड़ी थीं। गठन मेरी हथेली में तेजी से घूम रहा था। हरी आंखों वाला पंजा दानव मुझे घूर रहा था। वह झाड़ियों से बाहर
निकलते ही अपने पीछे की पत्तियों को काटता हुआ आया। कुछ गिरी हुई पत्तियां जमीन पर पहुंचने से पहले ही काली पड़कर मुड़ गईं। शू चिंघे का चेहरा सफेद पड़ गया। शेन ये सावधान, पंजा दानव का जहर घाव से ऊर्जा मार्गों में घुस जाता है। मैंने सिर हिलाया। अगले ही पल पंजा दानव नीचे झुका और जमीन से चिपक कर मेरी ओर झपटा। मैं पीछे नहीं हटा। मेरी हथेली में गठन घूम गया। 3 प्रतिभाएं। फू! तीनों तलवारें एक साथ निकल पड़ी। 2 अवशिष्ट बिजली तलवारें सबसे पहले निकली, एक बाईं ओर एक दाईं ओर। उनकी धार पर बिजली चमकी। वे सीधे पंजा दानव के अगले जोड़ों की ओर काटने लगी। छन्न! 2 तलवारों की रोशनी एक दूसरे को काटती हुई गुजरी। पंजा दानव के दोनों जहरीले पंजे उसी समय उड़ गए। गहरे हरे रंग का रक्त घास पर बिखर गया। घास तुरंत काली पड़कर सिकुड़ गई। शू चिंघे की आंखें फैल गईं। कितना भयानक जहर! मेरी आंखें सिकुड़ गईं। अच्छा हुआ कि उसे पास नहीं आने दिया। अगर उसने मुझे हल्का भी खरोंच दिया होता तो बड़ी समस्या हो जाती। पंजे खो देने के बावजूद वह अपनी गति के बल पर मेरी ओर झपटा। उसने मुंह खोला और कान फाड़ने वाली चीख निकाली। मैंने उंगली हल्की सी हिलाई। अंतिम पवन तलवार ऊपर उठी। छन्न! तलवार की रोशनी सीधी नीचे गिरी। वह सीधे पंजा दानव के सिर में घुस गई। उसकी चीख अचानक रुक गई। उसका विशाल शरीर मेरे सामने जोर से गिर पड़ा। फिर वह धूसर प्रकाश में बदलकर गायब हो गया। स्तर 3 सामान्य राक्षस पंजा दानव को मार दिया गया। 30 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए। वर्तमान स्वर्ण सिक्के 600। स्वर्ण सिक्के तुरंत भंडार में समा गए। मेरी आंखें और चमक उठी। बाकी पंजा दानव हमला रोककर एक साथ बाहर निकल आए। 1, 2, 3 पूरे 7। वे चारों पैरों पर घास और पत्थरों के बीच बिजली की गति से दौड़ रहे थे। उनके पंजे जमीन को खुरचते हुए तीखी आवाजें निकाल रहे थे। बहुत ज्यादा है। मैं बाईं ओर की 2 को रोकती हूँ। शू चिंघे ने अपनी लकड़ी की छड़ी उठाई। हरी रोशनी चमकी। 2 बेलें जमीन से निकलकर बाईं ओर के 2 पंजा दानवों की ओर बढ़ी। लेकिन वह घायल थी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति स्पष्ट रूप से अस्थिर थी। बेलें बस एक पल के लिए उन्हें बांध पाईं और अगले ही पल पंजा दानवों ने उन्हें चीर डाला। शू चिंघे कराह उठी। उसका चेहरा और सफेद पड़ गया। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। मेरे पीछे रहो, उन्हें तुम्हें छूने मत देना। लेकिन तुम अकेले। मैंने उसकी बात बीच में काट दी। मैं अकेला ही काफी हूँ। जैसे ही मेरे शब्द समाप्त हुए, 7 पंजा दानव एक साथ झपट पड़े। चारों ओर की घास हवा के दबाव से झुक गई। उनके पंजों ने हवा में गहरे हरे रंग की रेखाएं खींच दी। मैं आधा कदम पीछे हटा। गठन स्थिर रहा। 3 प्रतिभा चक्र गठन। स्तर 3 सामान्य राक्षस पंजा दानव को मार दिया गया। अनुभव +30। स्तर 3 सामान्य राक्षस पंजा दानव को मार दिया गया। अनुभव +30। स्तर 3 सामान्य राक्षस पंजा दानव को मार दिया गया। अनुभव +30। प्रणाली की सूचनाएं लगातार सामने आ रही थी। मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। मेरे कदम घास पर हल्के हल्के सरक रहे थे। पंजा दानवों की गति बहुत तेज थी, लेकिन वे मेरे गठन को नहीं तोड़ सकते थे। तीनों तलवारें 3 प्रकाश धाराओं की तरह जंगल में लगातार घूम रही थीं। हर बार जब वे चमकती, एक पंजा दानव गिर जाता। आखिरी पंजा दानव को समझ आ गया कि वह जीत नहीं सकता। वह मुड़कर भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर अचानक जम गया और अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ा। स्तर 3 सामान्य राक्षस पंजा दानव को मार दिया गया। अनुभव +30। वर्तमान अनुभव 810। बाकी 7 पंजा दानव पूरी तरह समाप्त हो गए। चारों ओर की वनस्पति अस्त व्यस्त हो गई थी। कई चट्टानों पर अभी भी उनके पंजों के निशान बने हुए थे। हवा में हल्की आध्यात्मिक शक्ति की तरंगें बाकी थीं। शू चिंघे मेरे पीछे खड़ी थी। उसकी लकड़ी की छड़ी अब भी उसके हाथ में थी, लेकिन वह बहुत देर तक हिली तक नहीं। शेन यान, क्या तुम सच में अभी अभी पेशा बदल कर आए हो? मैंने तीनों तलवारें वापस बुला ली और शांत स्वर में कहा, तुम भी तो हो? शू चिंघे चुप हो गई। हाँ, वह भी अभी अभी पेशा बदल कर आई थी, लेकिन वह 2 पंजा दानवों को भी नियंत्रित नहीं कर पाई थी और मैं अकेले पूरे झुंड को खत्म कर चुका था। दोनों नए पेशे वाले थे, लेकिन अंतर इतना बड़ा था कि वह कुछ समय तक कुछ बोल ही नहीं पाई। उसी समय मेरे शरीर में अचानक गर्माहट उठी। मैंने बिना झिझक अपने सभी गुण अंक मानसिक शक्ति में जोड़ दिए। मानसिक शक्ति बढ़ने के बाद मुझे स्पष्ट महसूस हुआ कि गठन और तीनों तलवारों के बीच संबंध और मजबूत हो गया है। पहले 3 तलवारों को नियंत्रित करना ऐसा लगता था जैसे बीच में एक पतली परत हो। अब वह परत गायब हो चुकी थी। 2 अवशिष्ट बिजली लोहे की तलवारें मेरे आसपास हल्के से कांप रही थीं, मानो उनमें आत्मा आ गई हो। शू चिंघे मुझे देख रही थी। उसकी आंखें जटिल भावों से भरी थीं। तुम फिर मजबूत हो गए? मैंने सिर हिलाया। उसने मुंह खोला, लेकिन अंत में सिर्फ इतना ही कह सकी, बहुत तेज। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरा ध्यान पहले ही प्रणाली बाजार पर जा चुका था। तीसरे स्तर पर पहुंचने के बाद बाजार में नई चीजें खुल गई थी। एक सितारा प्रणाली बाजार। प्रारंभिक लोहे की तलवार 50 स्वर्ण सिक्के। निम्न स्तर की लोहे की आध्यात्मिक रेत 100 स्वर्ण सिक्के। साधारण गठन उपकरण 200 स्वर्ण सिक्के। निम्न स्तर का तलवार गठन कोर 500 स्वर्ण सिक्के। यादृच्छिक कौशल अवशेष 1000 स्वर्ण सिक्के। मैं इन वस्तुओं को देखकर गहरी सांस लेने लगा। तलवार चिन्ह गुरु को सबसे अधिक किस चीज की आवश्यकता होती है? धन। लेकिन अब एक चक्र बन चुका था। राक्षस मारो, धन पाओ। तलवार खरीदो और भी मजबूत गठन बनाओ, फिर और शक्तिशाली राक्षसों को मारो। मैं जितना मारूंगा उतना ही अमीर होता जाऊंगा और उतना ही शक्तिशाली भी। मैंने सीधे 2 प्रारंभिक लोहे की तलवारें खरीदी और एक निम्न स्तर की लोहे की आध्यात्मिक रेत भी खरीदी। 2 नई तलवारें मेरे हाथ में प्रकट हुई। हालांकि वे उच्च स्तर की नहीं थी, लेकिन वे टूटी हुई पवन तलवारों से कहीं बेहतर थीं। मैंने दोनों
दोनों प्रारंभिक तलवारों को प्रणाली भंडार में रख दिया और लोहे की आध्यात्मिक रेत भी सुरक्षित रख ली। अब मेरे पास कुल 5 उपयोग योग्य तलवारें थीं। हालांकि मैं अभी पूरी तरह केवल 3 तलवारों को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन 5 तलवारों के गठन की नींव तैयार हो चुकी थी। उसी समय दूर से भागते कदमों की आवाज आई। शू चिंघे ने भौहें सिकोड़ ली। कोई आ रहा है। पेड़ों की छाया हिली। कुछ विद्यार्थी घबराए हुए भागते हुए बाहर आए। जब उन्होंने चारों ओर बिखरे हुए पंजा दानवों के शव देखे तो उनके चेहरे बदल गए। यहाँ क्या हुआ? पंजा दानवों का झुंड कहाँ गया? अभी तो एक पूरा झुंड इसी दिशा में आया था। उनमें से एक ने मुझे पहचान लिया। उसकी आंखें फैल गईं। अरे ये सब क्या तुमने मारा है? मैंने कोई उत्तर नहीं दिया, बस अपनी तलवारें वापस बुला ली। लेकिन यही उत्तर के लिए काफी था। उनके चेहरों पर तुरंत कई भाव उभर आए। आश्चर्य, संदेह और थोड़ा भय। अभी कुछ समय पहले पेशा परिवर्तन महल में वे सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। कह रहे थे कि एक गरीब आदमी का तलवार चिन्ह गुरु बनना आत्महत्या है। लेकिन अब वे एक पंजा दानव से लड़ने के लिए भी टीम बनाते थे और मैं अकेले पूरे झुंड को साफ कर चुका था। उनमें से एक ने थूक निकला। तुम्हारे कितने अंक हैं? मैंने शांत स्वर में कहा। पता नहीं। उसने तुरंत अपना परीक्षण ताबीज खोला। अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। पहला स्थान। बाकी लोगों ने भी जल्दी जल्दी अपने ताबीज देखे। फिर सभी स्तब्ध रह गए। पहला स्थान शेन यान, अंक 570। दूसरा स्थान जोलिन, अंक 990। तीसरा स्थान जाओ योंग, अंक 130। उन विद्यार्थियों के चेहरे धीरे धीरे बदल गए। अभी तक वे मुझ पर शक कर रहे थे। अब किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। 570? युवा स्वामी जो के तो सिर्फ 190 अंक है। पूरा 380 अंकों का अंतर। यह असंभव है। शेन यान अभी अभी तलवार चिन्ह गुरु बना है। एक ऐसा तलवार चिन्ह गुरु जो तलवार तक खरीद नहीं सकता। उसके अंक इतनी तेजी से कैसे बढ़ सकते हैं? मैंने उनकी ओर देखा। क्या तलवार चिन्ह गुरु राक्षस नहीं मार सकते? वह व्यक्ति तुरंत चुप हो गया। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। शू चिंघे मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की चमक थी। उसी समय जंगल के दूसरे छोर से गुस्से से भरी आवाज आई। शेन यान। मैंने मुड़कर देखा। झोलिन आ चुका था। उसने नए कपड़े पहन लिए थे, लेकिन उसका चेहरा अब भी बदसूरत था। उसके कंधे पर तलवार की रोशनी से बना घाव अभी भी मौजूद था। उसके पीछे 7-8 विद्यार्थी थे, पहले से कहीं अधिक। स्पष्ट था कि उसने फिर से एक टीम बना ली थी। वह मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मुझे खा जाएगा। और जब उसकी नजर मेरी 2 बिजली रेखाओं वाली तलवारों पर पड़ी, उसका चेहरा तुरंत विकृत हो गया। मेरी बिजली चिन्ह तलवार। तुमने मेरी बिजली चिन्ह तलवार को पिघला दिया। मैंने शांत स्वर में कहा। बेकार चीज का उपयोग कर लिया। झोलिन लगभग खून उगलने वाला था। वह बिजली चिन्ह तलवार जो परिवार ने खास उसके लिए तैयार की थी, उसकी कीमत कम नहीं थी। लेकिन अब मैंने न केवल उसे तोड़ दिया था, बल्कि उसे अपनी टूटी तलवारों को मजबूत करने में भी इस्तेमाल कर लिया था। यह उससे भी अधिक पीड़ादायक था। उसने दांत पीसते हुए कहा। शेन यान, घमंड मत करो। कुछ कमजोर राक्षस मार लेने से पहले स्थान पर पहुंच गए हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम सच में मुझसे मजबूत हो। मैंने उसकी ओर देखा। अभी तो तुमने खुद कोशिश की थी, है ना? चारों ओर अचानक सन्नाटा छा गया। झोलिन का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसके पीछे खड़े लोग एक दूसरे को देखने लगे। स्पष्ट था कि उन्होंने अभी की घटना के बारे में सुन रखा था। झोलिन को मैंने हराया था और उसकी तलवार भी ले ली थी। यह उसके लिए सबसे बड़ा अपमान था। झोलिन ने मुट्ठियां भींच ली। वह मेरी लापरवाही थी। अगर तुमने छिपकर हमला नहीं किया होता तो मैं कभी नहीं हारता। मैंने शांत स्वर में कहा। पहले तलवार किसने निकाली थी? बिजली चिन्ह तलवार की शक्ति का उपयोग किसने किया था? और हारने के बाद तुम उसे छिपकर हमला कहना चाहते हो? आसपास खड़े लोगों की निगाहें बदल गईं। कई लोग पहले पूरी बात नहीं जानते थे, लेकिन अब यह सुनने के बाद जब उन्होंने झोलिन की ओर देखा, लेकिन चारों ओर की निगाहें साफ तौर पर अजीब हो चुकी थी। झोलिन का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। उसे पता था कि अगर वह और बोलता रहा तो उसका अपमान और बढ़ेगा। इसलिए उसने ठंडी आवाज में कहा। शेन यान, यह परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। अभी पहले स्थान पर होने का मतलब यह नहीं कि अंत में भी तुम पहले रहोगे। गुप्त क्षेत्र के अंदर और भी ऊंचे स्तर के राक्षस हैं। क्या तुम में अंदर तक जाने की हिम्मत है? मैंने गुप्त क्षेत्र की गहराई की ओर देखा। वहां आध्यात्मिक धुंध और घनी थी। राक्षसों की गर्जना और भारी थी। स्पष्ट था कि अंदर के राक्षस और अधिक शक्तिशाली थे। लेकिन मेरे लिए जितना ऊंचा स्तर उतने अधिक स्वर्ण सिक्के। मैंने बिना किसी झिझक के कहा। बिल्कुल। झोलिन ने सिर हिलाया। अच्छा, तो देखते हैं अंत में किसके अंक अधिक होते हैं। यह कहकर वह अपने लोगों को लेकर दूसरी दिशा में चला गया। शू चिंघे ने धीमी आवाज में कहा। वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। मैंने झोलिन की जाती हुई पीठ की ओर देखा। मैंने भी उसे यूं ही छोड़ने का इरादा नहीं किया है। शू चिंघे चौंक गई। मैंने कुछ नहीं समझाया, क्योंकि अभी अभी मैंने देख लिया था कि झोलिन की टोली में कुछ लोग बार बार हमारी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि गणना थी। वे सीधे हमला नहीं करेंगे, लेकिन मौका मिलते ही कुछ न कुछ जरूर करेंगे। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वे हाथ बढ़ाएंगे तो मुझे फिर से ब्याज वसूलने में कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं मुड़ा और गुप्त क्षेत्र की ओर गहराई में बढ़ गया। शू चिंघे मेरे पीछे चलने लगी। क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? मैंने उसकी ओर देखा। वह तुरंत बोली। मैं तुम्हारे राक्षस नहीं छीनूंगी। मैं आध्यात्मिक ऊर्जा का पता लगा सकती हूँ और साधारण उपचार भी कर सकती हूँ। अभी तुमने मेरी जान बचाई थी। कम से कम मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहती। मैंने थोड़ा सोचा और मना नहीं किया। लकड़ी आत्मा वृक्ष गुरु गुप्त क्षेत्र में वास्तव में उपयोगी था और शू चिंघे भी बुरी नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी उसने मेरे लिए बोलने की हिम्मत की थी। बस यही काफी था। मैंने कहा, पीछे आ जाओ।
जाओ। शू छिंघे की आंखें चमक उठी। अगले आधे घंटे तक हम लगातार अंदर बढ़ते गए। स्तर 4 धुंध छाया सांप, स्तर 3 पंजा दानव, स्तर 4 नीले दांत वाला भेड़िया। जिस भी राक्षस से सामना हुआ मैंने किसी को नहीं छोड़ा। जंगल के भीतर तलवारों की रोशनी लगातार चमकती रही। राक्षसों की चीखें हवा को चीरती रहीं। शू छिंघे शुरुआत में घबराई हुई थी, लेकिन बाद में पूरी तरह सुन्न हो चुकी थी। वह राक्षसों की स्थिति महसूस करती थी और मैं हत्या करता था। कभी कभी कोई राक्षस पीछे से हमला करता तो वह बेलों से उसे रोक लेती और मुझे बस उसी एक पल की जरूरत होती। स्तर 4 सामान्य राक्षस को मार दिया, 40 स्वर्ण सिक्के प्राप्त। स्तर 4 सामान्य राक्षस नीले दांत वाले भेड़िए को मार दिया, 40 स्वर्ण सिक्के प्राप्त। स्तर 3 अभिजात्य राक्षस विषदांत भेड़िए को मार दिया, 150 स्वर्ण सिक्के प्राप्त। सामग्री प्राप्त विषदांत एक्स वंड। स्वर्ण सिक्के लगातार बढ़ते जा रहे थे, अंक भी लगातार ऊपर जा रहे थे। जब मैंने फिर से परीक्षण ताबीज देखा तो सूची बदल चुकी थी। पहला स्थान शेन यान, अंक 930। दूसरा स्थान जोलिन, अंक 361। तीसरा स्थान झाओ युआन, अंक 280। चौथा स्थान शू छिंघे, अंक 240। शू छिंघे सूची को देखती रह गई। वह लंबे समय तक स्तब्ध रही। मैं चौथे स्थान पर हूँ। पूरे रास्ते उसने मुश्किल से कोई राक्षस मारा था, लेकिन मेरी सहायता करने के कारण उसे सहायक अंक मिल रहे थे। मैंने शांत स्वर में कहा, आगे चलते रहो। पहले 3 स्थानों में पहुंचना भी असंभव नहीं है। हाँ, लेकिन उसी समय दूर से अचानक एक ऐसी गर्जना गूंजी जिसने धरती और आकाश को हिला दिया। धड़ाम! पूरा जंगल कांप उठा। आसमान में उड़ते पक्षी भयभीत होकर उड़ गए और आसपास के सभी राक्षसों की आवाजें उसी क्षण शांत हो गईं। शू छिंघे का चेहरा बदल गया। ये आवाज, यह कोई सामान्य राक्षस नहीं है। मैंने ऊपर देखा। गुप्त क्षेत्र की गहराई में घाटी की दिशा में एक विशाल काली आकृति धीरे धीरे खड़ी हो रही थी। उसका शरीर बहुत ऊंचा था। पीठ पर 2 विशाल पंखों जैसी संरचनाएं फैली हुई थीं। अगले ही क्षण पूरा गुप्त क्षेत्र एक ठंडी सूचना से गूंज उठा। परीक्षण गुप्त क्षेत्र का प्रमुख राक्षस प्रकट हुआ। स्तर 5 प्रमुख राक्षस नीलकमल टिड्डी राजा। जो इसे मारेगा उसे भारी मात्रा में अंक प्राप्त होंगे। एक पल में सभी विद्यार्थियों के परीक्षण ताबीज चमक उठे। गुप्त क्षेत्र के हर कोने से नजरें उसी दिशा में उठ गईं। शू छिंघे की सांसें तेज हो गईं। प्रमुख राक्षस, मैंने उस विशाल छाया को देखा। मेरी आंखें धीरे धीरे चमकने लगीं। स्तर 5 का प्रमुख, 500 अंक और संभवतः कौशल पुस्तिका तथा उपकरण भी। यह कोई राक्षस नहीं था, यह तो चलता फिरता खजाना था। उसी समय दूर से झोलिन की उत्साहित आवाज गूंजी, सब लोग सुनो, नीलकमल टिड्डी राजा मेरा है। जो भी मेरे साथ मिलकर इस प्रमुख को गिराएगा, परीक्षा खत्म होने के बाद हर व्यक्ति को 50 स्वर्ण सिक्के मिलेंगे। 50 स्वर्ण सिक्कों का नाम सुनते ही कई विद्यार्थियों की आंखें चमक उठी। जल्द ही चारों ओर तेज कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। बड़ी संख्या में विद्यार्थी जोलिन की ओर इकट्ठे होने लगे। शू छिंघे ने मेरी ओर देखा। हम क्या करें? मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। मैं केवल उस दिशा को देखता रहा जहां नीलकमल टिड्डी राजा था। पत्थर, बड़े वृक्ष और एक प्राकृतिक गड्ढा। वह स्थान गठन बिछाने के लिए अत्यंत उपयुक्त था। मैं मुस्कुराया। उसे पहले लड़ने दो। क्यों? मैंने अभी खरीदी गई 2 प्रारंभिक लोहे की तलवारें निकाली। फिर निम्न स्तर की आध्यात्मिक रेत की थैली निकाली, क्योंकि कोई मेरे लिए प्रमुख राक्षस की ताकत जांचने को तैयार है। इतना अच्छा मौका मैं क्यों छोड़ूं? शू छिंघे ने मेरे हाथ की तलवारों और आध्यात्मिक रेत को देखा और अचानक सब समझ गई। इसके बाद हम नीलकमल टिड्डी राजा की दिशा में बढ़ने लगे और दूर झोलिन पहले ही 10 से अधिक विद्यार्थियों को लेकर घाटी में घुस चुका था। प्रमुख राक्षस के प्रकट होते ही पूरा परीक्षण गुप्त क्षेत्र बदल गया। पहले इधर उधर घूमने वाले सामान्य राक्षस जैसे किसी शक्ति से दब गए हों, वे सभी जंगल की गहराइयों में छिप गए। हवा भारी हो गई। पैरों के नीचे घास बिना हवा के हिलने लगी। घाटी के मध्य नीलकमल टिड्डी राजा धीरे धीरे बाहर निकला। उसकी ऊंचाई लगभग 3 झांग थी। पूरा शरीर गहरे नीले काले रंग का था। पीठ पर मोटे लोहे जैसे कवच की परतें थीं। उसके आगे के दोनों पंजे मुड़ी हुई दरांतियों जैसे थे। उनकी धारें ठंडी चमक बिखेर रही थीं। हर बार जब वे नीचे गिरते, जमीन पर गहरी खाई बन जाती। उसकी संयुक्त आंखें नीले और लाल रंग से चमक रही थीं। सिर्फ उसकी निगाह महसूस करके ही सिर की त्वचा सुन्न हो जाती थी। नीलकमल टिड्डी राजा, स्तर 5, स्थिति अभी उन्मत्त नहीं। शू छिंघे ने सिर्फ एक नजर डाली और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। यह चीज, ऐसा नहीं लगता कि यह नए लोगों के गुप्त क्षेत्र का राक्षस है। मैंने सिर हिलाया। वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन जितना शक्तिशाली होगा उतना ही बेहतर सामान गिराएगा। दूर जोलिन पहले ही लोगों को लेकर हमला कर चुका था। इस बार उसके पास बहुत लोग थे। पूरे 17-18 विद्यार्थी, 3 ढालधारी थे, 5 तलवारबाज, 4 जादूगर, 2 उपचारक और बाकी सभी आक्रमण, रक्षा तथा सहायक वर्ग के थे। अभी अभी पेशा बदलने वाले विद्यार्थियों के लिए यह दल पहले से ही बहुत शानदार माना जाता था। झोलिन भीड़ के बीच खड़ा था। उसके चेहरे पर फिर वही ऊंचाई से नीचे देखने वाला घमंड लौट आया था। उसे साफ विश्वास था कि जब तक वह इस प्रधान राक्षस को मार देगा, सब कुछ फिर से उसके हाथ में आ जाएगा। सामने की पंक्ति संभाल कर रखो, सब लोग मेरे आदेश पर चलो। आज यह प्रधान राक्षस निश्चित रूप से मरेगा। दर्जनों विद्यार्थियों ने एक साथ उत्तर दिया। जल्द ही 3 ढालधारी आगे बढ़े। भारी लोहे की ढालों ने एक रक्षा पंक्ति बना दी। नीलकमल टिड्डी राजा ने एक तीखी गर्जना की। उसकी 2 दरांती जैसी भुजाएं लहराईं। धड़ाम! सबसे आगे वाला ढालधारी 3 कदम पीछे खिसक गया। उसके पैरों के
नीचे की चट्टानें टूट गईं। उसकी बाहें भी कांप उठी, लेकिन वह टिक गया। जादूगरों ने तुरंत हमला शुरू कर दिया। अग्निगोला, बर्फीला बंधन, हवा का वार। लगातार कई कौशल नीलकमल टिड्डी राजा पर बरस पड़े। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। घाटी के भीतर आध्यात्मिक प्रकाश विस्फोट करने लगा। नीलकमल टिड्डी राजा के कवच पर कई दरारें दिखाई देने लगीं। चारों ओर के विद्यार्थी उत्साहित हो उठे। असर हो रहा है, हम इसे मार सकते हैं। झोलिन की आंखें चमक उठी। वह एक कदम आगे बढ़ा। उसकी तलवार पर हल्की चमक दिखाई दी। हालांकि वह बिजली चिन्ह तलवार जितनी शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन उसके पास अब भी अपने पेशे से मिलने वाली बिजली विशेषता वाली तलवार ऊर्जा थी। बिजली प्रहार। नीली सफेद तलवार ऊर्जा चमकी। प्रकाश सीधा नीलकमल टिड्डी राजा के बाएं जोड़ पर गिरा। चिंगारियां फूट पड़ी और उसके जोड़ पर एक पतली दरार उभर आई। झोलिन की खुशी और बढ़ गई। जोड़ों पर वार करो, उसकी कमजोरी उसके जोड़ हैं। सभी ने तुरंत अपना लक्ष्य बदल दिया। सच कहें तो झोलिन पूरी तरह बेकार नहीं था। कम से कम उसकी युद्ध दृष्टि अच्छी थी। उसके निर्देशन में दर्जनों लोगों का तालमेल वास्तव में नीलकमल टिड्डी राजा को दबाने लगा। ढालधारी चोटें झेल रहे थे। जादूगर लगातार प्रहार कर रहे थे। दूर से आक्रमण करने वाले लोग उसे परेशान कर रहे थे। उपचारक सामने की पंक्ति को स्थिर बनाए हुए थे और झोलिन लगातार अवसर ढूंढकर उसके जोड़ों पर हमला कर रहा था। नीलकमल टिड्डी राजा लगातार चीख रहा था। आसपास तमाशा देख रहे कई विद्यार्थी भी उत्साहित हो उठे। युवा स्वामी झो जीतने वाले हैं। वास्तव में बिजली चिन्ह तलवारबाज के योग्य। शेनयान के अंक अधिक होने से क्या होता है? प्रधान राक्षस को हराने के लिए टीम की आवश्यकता होती है। जब युवा स्वामी झो इस प्रधान राक्षस को मार देंगे तो उनके अंक निश्चित ही आगे निकल जाएंगे। शू चिंघे ने यह सब सुना और मेरी ओर देखा। तुम्हें चिंता नहीं हो रही? मैं घाटी के किनारे पहली तलवार गाड़ रहा था। टूटी हुई पवन तलवार 3 इंच भीतर धंस गई। उसकी धार हल्के से कांप रही थी। मैंने सिर नहीं उठाया। नहीं, मैं 2 कदम और आगे बढ़ा। दूसरी तलवार गाड़ दी। यह अवशिष्ट बिजली तलवार थी। जैसे ही वह जमीन में धंसी, घास की जड़ों के बीच हल्की बिजली की चमक फैल गई। शू चिंघे ने धीरे से पूछा, क्या तुम सच में उनका इंतजार कर रहे हो कि वे लड़ें? मैंने सिर हिलाया। प्रधान राक्षस इतना सरल नहीं होगा। अभी वह केवल दबाया गया है, अभी घायल नहीं हुआ है। झोलिन बहुत जल्दबाजी कर रहा है। उसे लगता है कि उसने कमजोरी ढूंढ ली है, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि प्रधान राक्षस अपनी कमजोरी इतनी आसानी से क्यों दिखा रहा है। शू चिंघे का चेहरा बदल गया। उसने फिर युद्ध क्षेत्र की ओर देखा। वास्तव में नीलकमल टिड्डी राजा लगातार जोड़ों पर हमले खा रहा था, लेकिन उसके पीछे हटने का तरीका बहुत अजीब था। वह बिना दिशा के नहीं हट रहा था, बल्कि वह धीरे धीरे झोलिन की टोली को घाटी के केंद्र में खींच रहा था। वहाँ खुला मैदान था, न कोई बड़ी चट्टान, न कोई पेड़। अगर गठन टूट गया तो सभी लोग उसकी दरांतियों के सामने खुली स्थिति में आ जाएंगे। शू चिंघे ने गहरी सांस ली। उसमें बुद्धि भी है, मैंने मुस्कुराकर कहा। प्रधान राक्षसों में होती है। मैंने तीसरी तलवार गाड़ दी। फिर 2 नई लोहे की तलवारें निकाली। चौथी तलवार, 5वीं तलवार। 5 तलवारें 5 अलग अलग स्थानों पर गड़ गईं। इसके बाद मैंने निम्न स्तर की आध्यात्मिक रेत छिड़की। चांदी सी धूसर रेत घास और पत्थरों की दरारों में फैल गई। पतली रेखाओं की तरह वे 5 तलवारों को जोड़ने लगी। 5 तलवार गठन का क्षेत्र पूर्ण। क्या 5 आकृति लघु तलवार गठन सक्रिय किया जाए? मैंने तुरंत पुष्टि नहीं की, क्योंकि अभी एक चीज की कमी थी। निम्न स्तर का तलवार गठन कोर। यदि 5 आकृति लघु तलवार गठन को वास्तव में स्थिर करना था तो कोर आवश्यक था, और वह वस्तु प्रणाली बाजार में 500 स्वर्ण सिक्कों की थी। मेरे पास अब उसे खरीदने की क्षमता थी, लेकिन अभी उपयोग नहीं कर सकता था। मुझे अंतिम क्षण तक इंतजार करना होगा, अन्यथा मेरी वर्तमान मानसिक शक्ति उसे अधिक समय तक नहीं संभाल पाएगी। उधर युद्ध क्षेत्र में झोलिन की आवाज और ऊंची होती जा रही थी। जारी रखो, ये अब टिक नहीं पाएगा। इसके बाएं पैर पर हमला करो। कई तलवारबाज तुरंत आगे बढ़े। लंबी तलवारें, छोटी तलवारें, बिजली के बार, हवा के ब्लेड, सब कुछ नीलकमल टिड्डी राजा के बाएं जोड़ पर टूट पड़ा। कड़क। अंततः उसके जोड़ पर एक स्पष्ट दरार दिखाई दी। काले हरे रंग का रक्त कवच की दरार से बहने लगा। झोलिन की आंखें चमक उठी। हो गया, ये अब नहीं टिक पाएगा। सभी लोग पूरा बल लगा दो। दर्जनों विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ गया। जो अभी तक झिझक रहे थे वे भी आगे बढ़ गए। ढालधारी आगे बढ़े। जादूगर पागलों की तरह कौशल छोड़ने लगे। दूर से आक्रमण करने वाले लगातार तीर चलाने लगे। पूरी घाटी प्रकाश से भर गई। घास झुक गई। पत्थर लुढ़कने लगे। आसपास तमाशा देख रहे विद्यार्थी भी उत्साहित हो उठे। युवा स्वामी झो सचमुच प्रधान राक्षस को मारने वाले हैं। इतने सारे लोग मिलकर हमला कर रहे हैं। प्रधान राक्षस भी अब नहीं टिक पाएगा। शेनयान के अंक चाहे जितने हों, जैसे ही प्रधान राक्षस मरेगा युवा स्वामी झो आगे निकल जाएंगे। शू चिंघे चिंतित होकर बोली, शेनयान, अगर तुम अभी भी नहीं चले तो शायद प्रधान राक्षस सचमुच उनके हाथों मारा जाएगा। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। मेरी निगाहें केवल नीलकमल टिड्डी राजा की पीठ पर थीं। वहाँ एक गहरे हरे रंग का चिन्ह धीरे धीरे चमकने लगा था। वह उन्माद का संकेत था। संभव है कि आसपास के लोगों ने भी उसे देखा हो, लेकिन झोलिन जीतने के लिए बहुत अधिक लालायित था। वह एक बार मुझसे हार चुका था। उसने बिजली चिन्ह तलवार खो दी थी, अपना सम्मान भी खो दिया था। अब उसे इस प्रधान राक्षस की आवश्यकता थी ताकि वह अपना सम्मान वापस पा सके। इसलिए भले ही कुछ गलत हो, वह खुद को विश्वास दिलाता रहेगा कि नीलकमल टिड्डी राजा मरने वाला है। बस आखिरी प्रहार बाकी है। झोलिन अचानक छलांग लगाकर आगे बढ़ा। उसकी तलवार पर बिजली की चमक लिपट गई। सब हट जाओ, अंतिम वार मैं करूंगा। उसी क्षण
नीलकमल टिड्डी राजा अचानक स्थिर हो गया। उसकी सभी संयुक्त आंखें रक्तिम प्रकाश से चमक उठी। पीठ पर मौजूद गहरे हरे रंग की रेखाएं पूरी तरह फट पड़ी। धम्म, उसके शरीर से दिखाई देने वाली ऊर्जा की लहर बाहर फैल गई। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। बुरा है। अगले ही पल नीलकमल टिड्डी राजा अपनी जगह से गायब हो गया। नहीं, वह गायब नहीं हुआ था। उसकी गति इतनी तेज थी कि अधिकांश लोग उसे देख भी नहीं पाए। बस एक तीखी हवा चीरने की आवाज सुनाई दी। स्विश, सबसे आगे वाला ढालधारी अपनी ढाल सहित हवा में उड़ गया। उसकी लोहे की ढाल पर गहरी दरार बन गई। एक तलवारबाज पीछे हटने ही वाला था कि उसकी छाती को दरांती ने चीर दिया। वह दर्द से चिल्लाया और तुरंत अपनी जेड ताबीज तोड़ दी। एक हरी चमक के साथ वह गुप्त क्षेत्र से बाहर भेज दिया गया। दूसरे जादूगर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ का अग्निगोला अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि नीलकमल टिड्डी राजा की दरांती पहले ही उसके सामने पहुंच चुकी थी। वह लुढ़कते घिसटते हुए जेड ट्री को कुचलकर तोड़ बैठा। गायब होने से पहले आग का गोला नियंत्रण से बाहर होकर मंच पर फट पड़ा। धधकती आग आसमान तक उठ गई। घाटी के पेड़ पौधे विस्फोट की लहर से झुक गए। पूरी टीम बिखर गई। जो 10 से अधिक लोग अभी तक अच्छी तरह तालमेल में लड़ रहे थे, इस समय मानो किसी ने उन्हें एक ही वार में काट कर अलग कर दिया हो। आगे की पंक्ति टिक नहीं पा रही थी। उपचार पहुंच नहीं रहा था और पत्थर जैसी रक्षा करने वाले भी उठने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। आक्रमण करने वालों के छोड़े गए तीर और तलवारें किंगलियन टैंग किंग के कवच पर गिरती तो केवल कुछ चिंगारियां ही निकलती। झोउ लिन जमीन पर उतरने के बाद कई कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। घबराओ मत, कोई भी मत बिखरो, गठन संभालो। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। 50 गोल्ड कॉइन किस काम के, अगर जान ही नहीं बचेगी। एक और छात्र किंगलियन टैंग किंग द्वारा कोने में धकेल दिया गया। वह चीखते हुए जेड ट्री को तोड़ बैठा। हरी रोशनी चमकी और उसका शरीर गायब हो गया। झोउ लिन अपनी टीम को टूटते हुए देख रहा था। उसके दांत लगभग चटकने वाले थे। वह सचमुच हार मानने को तैयार नहीं था। यह लीडर मॉन्स्टर तो लगभग उसके हाथ में आ ही गया था। बस इसे मार देता तो मुझे पीछे छोड़ देता, परीक्षण में पहला स्थान वापस पा लेता और साबित कर देता कि अभी मुझसे हारना केवल एक दुर्घटना थी। लेकिन किंगलियन टैंग किंग उसे यह मौका देने वाला नहीं था। उसका विशाल शरीर अचानक झटका खाकर घूम गया। उसकी सारी सहायक आंखें एक साथ झोउ लिन पर टिक गईं। झोउ लिन का चेहरा बदल गया। अगले ही पल किंगलियन टैंग किंग उसकी ओर झपटा। उसकी गति एक नीले काले धुंधले साए जैसी थी। झोउ लिन ने तलवार उठाकर रोकने की कोशिश की। पहला प्रहार गिरते ही उसकी साधारण तलवार जोर से कांप उठी। उसकी हथेली तुरंत फट गई। दूसरा वार तुरंत उसके पीछे आ गया। झोउ लिन का चेहरा बदल गया। वह बचना चाहता था, लेकिन लगातार लड़ाई के कारण उसकी सांसें अस्त व्यस्त हो चुकी थीं और उसके कदम आधे पल धीमे हो गए थे। बस वही आधा पल जानलेवा साबित हुआ। किंगलियन टैंग किंग की विशाल दरांती ऊपर से गिर पड़ी। झोउ लिन की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर पहली बार वास्तविक भय दिखाई दिया। मुझे बचाओ। लेकिन किसी के पास उसे बचाने का समय नहीं था। शू छिंग और श्या ये दोनों मेरी ओर देखने लगे। मैं शेन यान चल पड़ा। झोउ लिन को बचाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि किंगलियन टैंग किंग पहले ही मेरी सबसे अनुकूल हत्या सीमा के किनारे तक पहुंच चुका था। अगर मैं अब भी नहीं चलता तो वह उस जगह से निकल जाता जहां उसे मारना सबसे आसान था। मैंने हाथ उठाया। 5 तलवारें एक साथ कांप उठी। उनमें से एक टूटी हुई लोहे की तलवार हवा को चीरती हुई निकल गई। तलवार की रोशनी विशाल दरांती से टकराई। उसने पूरी तरह वार को नहीं रोका, लेकिन वार की दिशा को जबरदस्ती आधा इंच मोड़ दिया। विशाल दरांती झोउ लिन के बगल में गिरी और जमीन पर एक गहरी खाई बना दी। झोउ लिन का चेहरा पीला पड़ गया। वह जमीन पर बैठ गया। उसका एक पैर धार से कट चुका था। अगर वार थोड़ा और अंदर जाता तो उसका सिर ही उड़ गया होता। चारों तरफ मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। किंगलियन टैंग किंग भी धीरे धीरे मुड़ा। उसकी लाल आंखें मुझ पर टिक गईं। मैं घाटी के किनारे खड़ा था। 5 तलवारें मेरे शरीर के पास तैर रही थीं। 3 पुरानी तलवारें और 2 नई। उनमें से 2 पर हल्की रोशनी घूम रही थी। शू छिंग और बाकी लोग मेरे पीछे खड़े थे। उनकी सांसें तक धीमी हो गई थीं। झोउ लिन जमीन पर बैठा अस्त व्यस्त अवस्था में मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में आश्चर्य, शर्म, क्रोध और एक ऐसी राहत थी जिसे वह स्वीकार नहीं करना चाहता था। मैंने उसकी ओर देखा भी नहीं। मैं केवल किंगलियन टैंग किंग को देख रहा था। मैंने धीरे से कहा, तुम लोग लड़ चुके, अब मेरी बारी है। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरी घाटी एक पल के लिए शांत हो गई। अभी जो छात्र डरकर पीछे हट रहे थे, वे सभी मेरी ओर देखने लगे। कोई स्तब्ध था, कोई सांस तक लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। 5 तलवारों की स्थिति पूरी हो चुकी है। क्या तलवार गठन स्थापित किया जाए? 5 छोटी तलवारें कांपी। मैंने मन ही मन कहा, गठन स्थापित करो। रोशनी फूट पड़ी। 5 तलवारों से एक साथ तलवार प्रभा निकलने लगी। जमीन के नीचे दबी हुई रेखाएं चमक उठी। घास और पत्थरों की दरारों के बीच से धूसर प्रकाश की रेखाएं उभर आईं, मानो किसी ने रोशनी से घाटी के किनारे पर एक विशाल तलवार गठन बना दिया हो। 5 तत्व लघु तलवार गठन। यह केवल 2 अतिरिक्त तलवारें जोड़ना नहीं था, बल्कि 5 तलवारों को 5 अलग अलग स्थानों में बांटना था। एक तलवार कदम रोकने के लिए, 2 तलवारें जोड़ों को काटने के लिए, एक तलवार शक्ति कम करने के लिए और एक तलवार लगातार हत्या के लिए। गठन बन चुका था। दुश्मन का हर कदम मेरी तलवारों द्वारा पहले से तय की गई जगह की ओर धकेला जाएगा। यही तलवार गठन की असली भयावहता थी। यह नहीं कि एक वार कितना शक्तिशाली है, बल्कि यह कि गठन के भीतर हर इंच पर तलवार मौजूद है। और तभी किंगलियन टैंग किंग
फिर से झपटा। मैंने 5 तलवारों को घुमाया। तलवारों की चमक और उसकी विशाल दरांतियां लगातार टकराने लगी। टन्ना टन्ना टन्ना। हर टक्कर मेरे मन में विस्फोट जैसी गूंज पैदा कर रही थी। मैं धीरे धीरे पीछे हट रहा था, लेकिन मेरा हर कदम गठन की रेखाओं पर पड़ रहा था। किंगलियन टैंक किंग हर कदम आगे बढ़ता तो उसके शरीर पर एक और गहरी दरार उभर आती, लेकिन मैं भी अच्छी हालत में नहीं था। मेरी छाती भारी हो रही थी, कनपटियां दर्द से धड़क रही थी, मानसिक शक्ति बहुत तेजी से खत्म हो रही थी। अगर यह लड़ाई ऐसे ही चली तो पहले मेरा तलवार गठन ही टूट जाएगा। शू छिंग ने यह देख लिया। उसने दांत भींचकर अपनी लकड़ी की छड़ी उठाई। हरी रोशनी मेरे शरीर पर गिरी। वुड स्पिरिट रिकवरी। एक गर्म शक्ति मेरे शरीर में प्रवाहित हुई, हालांकि बहुत कम थी, लेकिन मेरे सिर का दर्द कुछ कम हो गया। मैंने धीमे स्वर में कहा, धन्यवाद। शू छिंग का चेहरा पीला था, लेकिन वह मुश्किल से मुस्कुराया। मैंने कहा था, मैं बोझ नहीं बनूंगा। किंगलियन टैंक किंग पूरी तरह क्रोधित हो गया। उसकी पीठ के पीछे के कवच अचानक खुल गए और पारदर्शी पंखों की एक जोड़ी फैल गई। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। उसकी गति फिर से विस्फोटक रूप से बढ़ गई। मेरी पुतलियां सिकुड़ गईं। दूसरा चरण, उन्माद। यह तो केवल लीडर मॉन्स्टर है, फिर भी इसके पास दूसरा उन्माद चरण है। अगले ही पल किंगलियन टैंक किंग अपनी जगह से गायब हो गया। मैं उसे देख ही नहीं पाया। विशाल हमले की गति इतनी तेज थी कि मैं केवल अपनी सहज प्रतिक्रिया और विवेक के सहारे ही बचाव कर पाया। 5 तलवारें एक क्षण में मेरे सामने एक दूसरे को काटती हुई खड़ी हो गईं। धड़ाम। एक भयंकर शक्ति टकराई। 5 तलवारें एक साथ झटके से उछल गईं। मैं लगातार 10 से अधिक कदम पीछे फिसल गया। मेरी पीठ एक पर्वतीय चट्टान से जा टकराई। चक। चट्टान की सतह पर एक महीन दरार पड़ गई। मेरे गले में कसाव हुआ और होंठों के किनारे से खून की एक पतली धारा बह निकली। चारों ओर मौजूद सभी लोगों के चेहरे बदल गए। रोक नहीं पा रहा। शेन यान भी नहीं रोक पा रहा। जल्दी भागो, अब नहीं भागे तो देर हो जाएगी। झो लिंग कुछ दूरी पर बैठी थी। उसका चेहरा बेहद बदसूरत था। उसने होंठ खोले जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन अंत में एक शब्द भी नहीं बोल पाई। अभी कुछ समय पहले वह 10 से अधिक लोगों को लेकर भी पागलों की तरह पीटी जा चुकी थी, और अब मुझे अकेले किंगलियन टैंक किंग का सामना करते देख उसकी आंखों में पहली बार एक ऐसी भावना उभरी जिसे वह खुद भी स्वीकार नहीं करना चाहती थी। लेकिन किंगलियन टैंक किंग ने मुझे सांस लेने का मौका नहीं दिया। वह फिर झपटा और अपनी विशाल दरांती ऊंची उठा ली। इस बार उसका निशाना मेरा सिर था। शू छिंगे का चेहरा पीला पड़ गया। शेन यान, सावधान। लेकिन मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसके दूसरे उन्माद चरण में उसकी पीठ का कवच पूरी तरह खुल चुका था और उसी कवच के नीचे छिपी हुई थी उसकी कोर। 500 स्वर्ण मुद्राएं खर्च करें। प्राप्त निम्न स्तरीय दैत्य कोर। अंगूठे के आकार की एक चांदी जैसी कोर मेरी हथेली में प्रकट हुई। किंगलियन टैंक किंग पहले ही 3 कदम की दूरी पर पहुंच चुका था। विशाल दरांती हवा चीरती हुई नीचे उतर रही थी और मृत्यु की आभा मेरे चेहरे पर आ लगी। मैंने उस दैत्य कोर को तलवार गठन के केंद्र में रख दिया। क्या 5 तत्व लघु तलवार गठन में कोर स्थापित की जाए? मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, स्थापित करो। धम। पूरा गठन अचानक चमक उठा। जो 5 तत्व लघु तलवार गठन बिखरने ही वाला था, वह तुरंत स्थिर हो गया। जमीन की रेखाएं तेज चमकने लगी। 5 तलवारों से नीली चांदनी जैसी तलवार ऊर्जा निकलने लगी, मानो कोई सोया हुआ जीव अंततः अपनी आंखें खोल चुका हो। मैंने हाथ उठाया। 5 तलवारें एक साथ आकाश में उठ गईं। 5 धाराएं हवा में मिलकर अंततः एक लंबी और पतली तलवार ज्योति में बदल गईं। वह तलवार ज्योति बड़ी नहीं थी, लेकिन इतनी तीक्ष्ण थी कि आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा भी मानो उसके द्वारा काट दी गई हो। किंगलियन टैंक किंग की विशाल दरांती मेरे सिर से केवल आधा फुट दूर रह गई थी। 5 तलवारें एक हो गईं। तलवार ज्योति नीचे गिरी। छन्न। किंगलियन टैंक किंग मेरे सामने ही रुक गया। उसकी दरांती हवा में थम गई। उसकी लाल आंखों की चमक धीरे धीरे बुझने लगी। एक महीन रेखा उसके माथे से शुरू होकर उसकी पीठ तक फैल गई। कड़क। उसका कवच टूट गया। अगले ही पल उसका विशाल शरीर भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। धरती कांप उठी। पूरी घाटी में सन्नाटा छा गया। सभी लोग स्तब्ध होकर मुझे देख रहे थे। गिरे हुए किंगलियन टैंक किंग को देख रहे थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। कोई बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। जिस लीडर मॉन्स्टर ने अभी थोड़ी देर पहले झो लिंग और उसके 10 से अधिक साथियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था, उसे मैंने अकेले मार डाला था। मैंने लंबी सांस छोड़ी। किंगलियन टैंक किंग का शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदलकर गायब होने लगा। प्रकाश समाप्त होने के बाद जमीन पर एक नीली चमक वाली कौशल पुस्तक, एक गहरा हरा क्रिस्टल और पत्ते जितनी पतली नीली धारदार पत्ती रह गई। सिस्टम की सूचनाएं पागलों की तरह गूंजने लगी। स्तर 5 के लीडर मॉन्स्टर किंगलियन टैंक किंग का वध। प्राप्त 500 स्वर्ण मुद्राएं। प्राप्त कौशल पुस्तक गेल विंड आई। प्राप्त सामग्री किंगलियन क्रिस्टल कोर। प्राप्त सामग्री किंगलियन पतली धार। पहली बार लीडर मॉन्स्टर का वध। अतिरिक्त पुरस्कार तलवार उपकरण स्तंभ +80। स्तर बढ़कर 4 हुआ। मानसिक शक्ति +4। फुर्ती +2। मुक्त गुणांक +2। मैं झुक गया और सभी वस्तुओं को सिस्टम स्पेस में रख लिया। एक कौशल पुस्तक, एक क्रिस्टल कोर, एक धारदार पत्ती और 500 स्वर्ण मुद्राएं। वास्तव में बहुत बड़ा लाभ था। झो लिंग जमीन पर बैठी थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। वह मुझे देख रही थी। उसके होंठ हिले, लेकिन एक शब्द भी बाहर नहीं निकला। अभी कुछ समय पहले वह 10 से अधिक लोगों को लेकर भी बुरी तरह हार चुकी थी और मैंने अकेले मार डाला। यह केवल उसका अपमान नहीं था, यह उसके गर्व को पैरों तले रौंदना था। मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। झो लिंग अनजाने में पीछे
में खिसक गई। जैसे ही यह हरकत हुई, आसपास मौजूद लोगों की निगाहें बदल गईं। झो लिंग को भी इसका एहसास हुआ। उसका चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया। वह उठना चाहती थी, लेकिन किंगलियन टैंकिंग के उस वार ने पहले ही उसका साहस तोड़ दिया था। मैंने उसे देखते हुए शांत स्वर में कहा, अब तुमने देख लिया? झो लिंग का शरीर कांप उठा। यही वही वाक्य था जो उसने पेशा परिवर्तन भवन के सामने मेरा मजाक उड़ाते समय कहा था। उसने कहा था, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम किस चीज से खुद को साबित करोगे। अब वह देख चुकी थी। 5 तलवारों का गठन, लीडर मॉन्स्टर का वध। चारों ओर मौजूद सभी छात्र चुप थे। पहले वे कहते थे कि मैं पागल हूँ, कि एक गरीब आदमी तलवार गठन मास्टर बनने के योग्य नहीं है, कि तलवार गठन पेशा शुरुआती चरण में बेकार होता है। लेकिन अब उनमें से किसी में मेरी ओर सीधे देखने का साहस तक नहीं था। शू छिंगे कुछ दूरी पर खड़ी थी। वह मुझे स्थिर निगाहों से देख रही थी। उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। परीक्षा का समय समाप्त, अंकों की गणना शुरू। सभी छात्रों की परीक्षा जेड प्लेटें एक साथ चमक उठी। रैंकिंग प्रकट हुई। पहला स्थान शेन यान 1860 अंक, दूसरा स्थान झो लिंग 420 अंक, तीसरा स्थान शू छिंगे 310 अंक, चौथा स्थान झाओ लियू 290 से अंक। घाटी में केवल हवा की आवाज बची थी। हर कोई सूची के शीर्ष पर लिखे उस नाम को देख रहा था। शेन यान, वही तलवार गठन मास्टर जिसे 3 घंटे पहले तक सबने हंसी का पात्र बना रखा था, लेकिन अब 1860 अंकों के साथ वह सबके ऊपर खड़ा था। दूसरे स्थान पर झो लिंग 420 अंक, मेरे एक चौथाई से भी कम। शू छिंगे ने जब खुद को तीसरे स्थान पर देखा तो वह भी स्तब्ध रह गई। पूरे रास्ते वह केवल मेरे पीछे चलती रही थी, चाय बनाती रही और सहायता करती रही, और इसी से मिले कुछ अंकों ने उसे शीर्ष 3 में पहुंचा दिया था। झो लिंग सूची को घूर रही थी। उसका चेहरा सफेद से काला और फिर राख जैसा धूसर हो गया। वह हार चुकी थी, इतनी बुरी तरह की कोई बहाना भी नहीं बचा था, क्योंकि सूची झूठ नहीं बोलती और अंक किसी की इज्जत बचाने के लिए नहीं होते। स्थानांतरण की रोशनी चमक उठी। सभी छात्र गुप्त क्षेत्र छोड़ने वाले थे। मैं रोशनी के भीतर खड़ा था और झो लिंग को एक बार देखा। वह अभी भी जमीन पर बैठी थी, बिखरी हुई खाली आंखों के साथ। प्रकाश ने मेरी दृष्टि को ढक लिया। मुझे केवल एक छात्र की कांपती हुई आवाज सुनाई दी, किसने कहा था कि तलवार गठन पेशा बेकार है? यह तो कमबख्त एक राक्षस है। स्थानांतरण की रोशनी समाप्त हो गई। मैं फिर से पेशा परिवर्तन महल में खड़ा था। मेरे पैरों के नीचे चिकनी सफेद जेड की टाइलें थीं। ऊपर आध्यात्मिक दीपक लटक रहे थे। महल अब भी लोगों से भरा हुआ था, लेकिन वातावरण 3 घंटे पहले से बिल्कुल अलग था। 3 घंटे पहले मैं भी यहीं खड़ा था। उस समय हर कोई मुझ पर हंस रहा था, मेरी गरीबी पर, मेरी पागलपन पर, इस बात पर कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था, सबसे महंगा तलवार गठन मास्टर पेशा चुनने की हिम्मत कैसे कर सकता है। कुछ लोग कहते थे कि मैं आधे घंटे भी जीवित नहीं रहूंगा। कुछ कहते थे कि मैं अपना भविष्य खुद नष्ट कर रहा हूँ। और अब पूरे पेशा परिवर्तन महल में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो हंस सके, क्योंकि अंक सूची अभी भी हवा में लटकी हुई थी। आकाश में लटकी हुई रैंकिंग सूची पर पहले स्थान के पीछे मेरा नाम लिखा था। पहला स्थान शेन यान, अंक 1860। झो लिंग सूची के नीचे खड़ी थी। उसके चेहरे की अभिव्यक्ति मानो जम गई थी। वह मुझे देख रही थी, फिर अंक सूची को, जैसे पहली बार मुझे पहचान रही हो। लुओ यूनली पेशा परिवर्तन दिव्य पत्थर के पास खड़ी थी। उसके हाथ में अभी भी भविष्यवाणी का रिकॉर्ड था, लेकिन वह आधे रास्ते में ही रुक गया था। उसकी ठंडी आंखों में पहली बार स्पष्ट कंपन दिखाई दिया। एक एक करके छात्र बड़े हॉल में वापस भेजे जाने लगे। कुछ के चेहरे पीले थे, कुछ के कपड़े फट चुके थे, कुछ तो जैसे ही लौटे उनके पैर जवाब दे गए और वे जमीन पर बैठ गए। लेकिन लौटने के बाद उन्होंने सबसे पहले खुद को संभालने के बजाय ऊपर रैंकिंग सूची की ओर देखा और फिर एक एक करके चुप हो गए। किसी ने सूची को घूरते हुए सूखे गले से कहा, शेन यान पहला स्थान? क्या उसने अभी अभी तलवार गठन मास्टर का पेशा नहीं चुना था? एक तलवार गठन मास्टर इतने अंक कैसे प्राप्त कर सकता है? जल्द ही उन छात्रों में से कुछ जिन्होंने गुप्त क्षेत्र में उस युद्ध को अपनी आंखों से देखा था, धीमी आवाज में बोले, किंगलियन टैंकिंग, उसे उसी ने मारा था। पास खड़े लोग तुरंत मुड़ गए। क्या कहा? उस छात्र ने गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था कि वह अभी तक उस दृश्य से बाहर नहीं निकल पाया था। झो लिंग ने 10 से अधिक लोगों को इकट्ठा किया था। रक्षा, अग्रिम पंक्ति, उपचार, दूर से हमला, सब मौजूद थे। शुरू में उन्होंने वास्तव में किंगलियन टैंकिंग को दबा दिया था, लेकिन जब लीडर मॉन्स्टर उन्माद में गया, पूरी टीम टूट गई। झो लिंग लगभग उसकी दरांती के नीचे मर ही गई थी। वह यहाँ तक बोलकर रुक गया और अनायास मेरी ओर देखने लगा। उसकी आवाज और धीमी हो गई। फिर शेन यान ने अकेले लड़ाई संभाली। 5 तलवारों का गठन और एक ही वार में किंगलियन टैंकिंग का सिर काट दिया। जैसे ही ये शब्द गिरे, पूरा पेशा परिवर्तन महल मानो मौन में डूब गया। जिन लोगों ने वह दृश्य अपनी आंखों से नहीं देखा था, वे सभी वहीं जड़ हो गए। मुझे देखने वाली उनकी निगाहें संदेह से आश्चर्य में और फिर किसी अनकहे भय में बदल गईं। झो लिंग भी वापस भेज दी गई। जमीन पर उतरते समय उसके कदम लड़खड़ा गए। उसका शानदार वस्त्र कई जगहों से फट चुका था। उसके कंधे पर अब भी तलवार की रोशनी द्वारा छोड़ा गया खून लगा हुआ था। उसका चेहरा बेहद बदसूरत था। 3 घंटे पहले का वह आत्मविश्वास से भरा जो परिवार का युवा स्वामी और यह वर्तमान रूप, 2 बिल्कुल अलग लोग लग रहे थे। महल में मौजूद कई लोगों ने अनजाने में उसकी ओर देखा। झो लिंग का चेहरा तुरंत और काला पड़ गया। उसे सबसे अधिक डर इस बात का नहीं था कि वह हार गई, बल्कि इस बात का था कि हर कोई जान चुका था कि वह हार गई।
और वह भी उस व्यक्ति से जिसका उसने सबके सामने मजाक उड़ाया था। लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। क्या जो लिंग ने नहीं कहा था कि शेन यान आधे घंटे भी नहीं टिक पाएगा? अब शेन यान पहला है और वह दूसरी। अच्छी तरह देखो, उसके अंक तो शेन यान के चौथाई से भी कम है। सुना है उसकी बिजली वाली फाइल भी शेन यान ने तोड़ दी थी। तोड़ दी नहीं, लगता है शेन यान ने उसे अभ्यास के लिए इस्तेमाल किया था। जो लिंग ने अचानक सिर उठा लिया। उसकी आंखें इतनी अंधेरी थीं कि डर लगता था। वे छात्र तुरंत चुप हो गए, लेकिन उनके चेहरों की अभिव्यक्ति सब कुछ बता रही थी। पहले वे जो लिंग से डरते थे, अब भी वे जो परिवार की शक्ति से डरते थे, लेकिन उनके दिलों में जो सम्मान था वह पहले ही टूट चुका था। शू चिंगे अंततः मेरी ओर आई। उसका चेहरा जटिल भावों से भरा हुआ था। शेन यान, किंगलियन टैंग किंग को सच में तुमने मारा था? मैंने उसकी ओर देखा। हाँ। शू चिंगे ने गहरी सांस ली, जैसे वह कुछ पूछना चाहती हो, लेकिन शब्द होंठों तक आकर वापस चले गए। लुओ यूनली भी मेरे पास आ गई। अब उसकी आंखों में पहले जैसा तिरस्कार नहीं था, न कोई निराशा, न यह भावना कि मैंने गलत रास्ता चुना है। अब उसकी आंखों में केवल गंभीरता थी। शेन यान, तुमने गुप्त क्षेत्र में जो इस्तेमाल किया वह 3 प्रतिभा तलवार गठन था। शुरुआत में और बाद में मैंने अस्थायी रूप से 5 तलवारों का गठन बना लिया। लुओ यूनली की सुंदर भौहें हल्के से कांप उठी। 5 तलवारों का गठन? तुमने अभी अभी पेशा चुना है और तुम 5 तलवारों को नियंत्रित कर सकते हो? यह सुनते ही हॉल में मौजूद कई मार्गदर्शक शिक्षकों के चेहरे बदल गए। अभी अभी पेशा चुना और 5 तलवारों का नियंत्रण, यह मानसिक शक्ति सामान्य नहीं है। साधारण तलवार गठन मास्टर शुरुआती चरण में 3 तलवारें स्थिर रख पाए तो भी बहुत होता है, और वह 5 तलवारों से गठन बना सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह किंगलियन टैंग किंग को मार पाया। छिन युए भी गंभीर हो गई। वह मुझे देख रही थी। उसकी आंखों की जटिलता और गहरी हो गई। तलवार गठन मास्टर शुरुआती चरण में कमजोर होते हैं, यह सही है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पेशा चुनते ही 5 तलवारों को नियंत्रित कर सके तो उसका अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। यह प्रतिभा है, वास्तविक भयावह प्रतिभा, और ऐसी प्रतिभा को यदि संसाधनों का समर्थन मिल जाए तो भविष्य की कोई सीमा नहीं होगी। उसी समय पेशा परिवर्तन दिव्य पत्थर अचानक चमक उठा। उसके ऊपर सुनहरी रोशनी फैल गई। परीक्षा पुरस्कारों की घोषणा। पहला स्थान शेन यान। पुरस्कार 1000 स्वर्ण मुद्राएं। पुरस्कार निम्न स्तरीय तलवार उपकरण में से एक चुनने का अधिकार। पुरस्कार 3 दिनों के लिए उच्च स्तरीय प्रशिक्षण कक्ष का उपयोग। पुरस्कार आंतरिक प्रांगण की परीक्षा का एक स्थान। पूरा महल तुरंत शोर से भर उठा। आंतरिक प्रांगण की परीक्षा का स्थान? क्या वह केवल बाहरी प्रांगण की शीर्ष 3 रैंक वालों को नहीं मिलता? उसने अभी अभी पेशा चुना है और उसे मिल गया। ये पुरस्कार बहुत अधिक है। पहले स्थान के लिए पुरस्कार होना सामान्य है, लेकिन आंतरिक प्रांगण की परीक्षा का स्थान, यह स्पष्ट रूप से अकादमी द्वारा अतिरिक्त दिया गया है। मैंने सुनहरी रोशनी को देखा। मेरा दिल भी थोड़ा तेज धड़कने लगा। 1000 स्वर्ण मुद्राएं, एक निम्न स्तरीय तलवार उपकरण, 3 दिन का उच्च स्तरीय प्रशिक्षण कक्ष और आंतरिक प्रांगण की परीक्षा का स्थान, ये सभी चीजें वर्तमान मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। विशेषकर तलवार उपकरण। मेरी वर्तमान तलवारें अभी भी बहुत कमजोर थी। 5 तत्व लघु तलवार गठन किंगलियन टैंग किंग को मार पाया, क्योंकि मैंने सही समय गठन के मूल और उसके दूसरे उन्माद चरण की कमजोरी का लाभ उठाया था। यदि मुझे और शक्तिशाली राक्षसों का सामना करना पड़ा तो ये टूटी हुई तलवारें शायद टिक नहीं पाएंगी। लुओ यूनली ने हाथ हिलाया। एक काला लकड़ी का बक्सा उसकी हथेली में प्रकट हुआ। बक्सा खुला। अंदर एक भंडारण अंगूठी रखी थी। यह पहले स्थान का पुरस्कार है। स्वर्ण मुद्राएं और प्रशिक्षण कक्ष का प्रतीक इसमें है। जहाँ तक निम्न स्तरीय तलवार उपकरण का प्रश्न है, तुम बाद में अकादमी के शस्त्रागार में जाकर चुन सकते हो। मैंने भंडारण अंगूठी ले ली। वह हाथ में हल्की थी। जब मैंने अपनी चेतना उसके भीतर भेजी तो वास्तव में उसमें 1000 स्वर्ण मुद्राएं और एक हरे रंग का प्रशिक्षण प्रतीक रखा हुआ था। साथ ही सिस्टम की सूचना भी गूंज उठी। बड़ी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई। सिस्टम स्टार स्तर प्रगति बढ़ी। वर्तमान प्रगति 1 सितारा 30%। सूचना, सिस्टम के 2 सितारा स्तर पर पहुंचने के बाद स्वर्ण मुद्राओं की गिरावट दर बढ़ेगी और स्टार शॉप खुल जाएगी। मेरी आंखें हल्की सी चमक उठी। 2 सितारे 1 सितारा प्रणाली ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया था। यदि यह 2 सितारों तक पहुँच गई, राक्षसों से मिलने वाले पुरस्कार 2 गुने हो जाएंगे और स्टार शॉप भी खुल जाएगी। तब मेरे तलवार गठन मास्टर के मार्ग की गति और भी तेज हो जाएगी। कुछ दूरी पर खड़ी झो लिंग मेरी भंडारण अंगूठी को घूर रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसके अनुसार वह सब उसका होना चाहिए था। कम से कम उसकी अपनी नजर में आज का पहला स्थान उसी का होना चाहिए था। लेकिन अब सब कुछ मेरा था। अचानक उसने मुंह खोला। उसकी आवाज भारी और कर्कश थी। अगर मुझे पता होता, मैं इसे नहीं मानता। पूरा हॉल शांत हो गया। सभी की निगाहें झो लिंग की ओर मुड़ गईं। तुम क्या नहीं मानते? वह एक ऐसा तलवार गठन मास्टर है जिसने अभी अभी पेशा चुना है। वह किंगलियन माओ वांग को कैसे मार सकता है? उसने जरूर गुप्त क्षेत्र के नियमों के बाहर की किसी चीज का इस्तेमाल किया होगा, वरना उसकी उन टूटी फूटी तलवारों के सहारे यह करना बिल्कुल असंभव है। जैसे ही ये शब्द निकले, कई लोगों की आंखों में हलचल हुई। सचमुच, जब उसने पेशा चुना था तब वह इतना गरीब था कि उसके पास केवल एक तांबे का सिक्का बचा था, और फिर अचानक इतनी भयावह युद्ध शक्ति का विस्फोट। यह सच में अविश्वसनीय था। झो लिंग को मानो एक मौका मिल गया। उसकी आवाज और ऊंची हो गई। मैं अकादमी से परिणाम की दोबारा जांच की मांग करता हूँ, वरना मैं इस परीक्षा के परिणाम को स्वीकार नहीं करूंगा। छिन युए का चेहरा कठोर हो गया। झो लिंग, परीक्षा के अंक गुप्त
गुप्त क्षेत्र के प्रमाण पत्थर द्वारा दर्ज किए जाते हैं। गलती की कोई संभावना नहीं है, अंक गलत नहीं होंगे, लेकिन उसने धोखा दिया हो सकता है। मैंने शांत स्वर में कहा, जो लिंग, जब तुम 10 से अधिक लोगों को साथ लेकर गुप्त क्षेत्र में घूम रहे थे तब किसी ने नहीं कहा कि तुमने धोखा दिया। जब तुम 10 लोगों के साथ मिलकर किंगलियन माओ वांग को घेर कर मार रहे थे तब भी किसी ने नहीं कहा कि तुमने धोखा दिया। अब मैंने उसे मार दिया, तुम हार गए और इसलिए मैं धोखेबाज हो गया। जो लिंग का चेहरा विकृत हो गया। बकवास बंद करो। एक गरीब आदमी के पास तलवार गठन कहां से आया? उसके पास गठन और 5 तलवारों को नियंत्रित करने की क्षमता कहां से आई? मैंने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तुम्हें यह क्यों बताऊं? जो लिंग एक पल के लिए जड़ हो गया। उसका चेहरा और भी बदसूरत हो गया। पूरे हॉल का माहौल भी अजीब हो गया। कई लोग जो लिंग को अजीब नजरों से देखने लगे। अगर कोई और मुझ पर शक करता तो शायद उसमें कुछ तर्क होता, लेकिन जो लिंग अलग था। गुप्त क्षेत्र में उसे मैंने हराया था और किंगलियन टैंग वांग की दरांती से उसकी जान भी मैंने ही बचाई थी। अब परीक्षा समाप्त होने के बाद उसने अपनी हार पर विचार करने के बजाय सबसे पहले मुझ पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। हार स्वीकार न कर पाने के शब्द लगभग उसके चेहरे पर लिखे हुए थे। उसी समय जब माहौल पूरी तरह जम गया था, महल के अंदर की एक भारी पत्थर की दीवार धीरे धीरे खुली। एक धूसर वस्त्र पहने वृद्ध व्यक्ति बाहर आया। उसका शरीर अधिक ऊंचा नहीं था, उसके बाल सफेद हो चुके थे। हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। वह एक साधारण बूढ़े आदमी जैसा दिखाई देता था, लेकिन जैसे ही वह प्रकट हुआ, हॉल में मौजूद सभी गुरु झुक गए। अकादमी के प्रधानाचार्य लू शुआन जी। उसने न झो लिंग की ओर देखा और न ही किसी और की ओर। उसकी नजर सीधे मुझ पर आकर ठहर गई। वे धुंधली आंखें मानो मेरे गठन और आत्मा को भेद कर देख सकती थीं। मेरा दिल हल्का सा कांप गया, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। लू शुआन जी मुझे देखते हुए अचानक मुस्कुरा पड़ा। अभी अभी पेशा चुना और 5 तलवारों का गठन और फिर भी आत्मा स्थिर है। दिलचस्प। झो लिंग को जैसे जीवन दान मिल गया हो। वह जल्दी से बोला, प्रधानाचार्य, उसके साथ कुछ गड़बड़ है। लू शुआन जी ने बस एक बार उसकी ओर देखा, केवल एक नजर, और झो लिंग के बाकी शब्द उसके गले में ही अटक गए। लू शुआन जी ने शांत स्वर में कहा, हार स्वीकार न कर पाना हार से भी अधिक शर्मनाक है। झो लिंग का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। उसके होंठ हिले, लेकिन वह एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। लू शुआन जी ने उसकी ओर दोबारा ध्यान नहीं दिया। उसने मेरी ओर देखा। शेन यान, मेरे साथ आओ। पूरा हॉल एक बार फिर हिल उठा। प्रधानाचार्य स्वयं बुला रहे थे। ये कोई साधारण बात नहीं थी। बहुत से छात्र 3 साल तक अकादमी में पढ़ने के बाद भी प्रधानाचार्य से एक वाक्य बोलने का अवसर नहीं पाते थे, और मैं अभी अभी पेशा परिवर्तन परीक्षा पूरी करके निकला था और मुझे स्वयं प्रधानाचार्य ने बुला लिया। लोगों की मुझे देखने वाली निगाहें फिर बदल गईं। ईर्ष्या, जलन, आश्चर्य और थोड़ा सा भय। मैं लू शुआन जी के पीछे उस पत्थर के द्वार की ओर चल पड़ा। ठीक जब मैं अंदर प्रवेश करने वाला था, पीछे से झो लिंग की अत्यंत दबाई हुई आवाज सुनाई दी, शेन यान, आज की बात खत्म नहीं हुई है। मैं रुक गया, सिर घुमाकर उसकी ओर देखा, फिर शांत स्वर में बोला, बिल्कुल खत्म नहीं हुई। झो लिंग चौंक गया। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी तलवार काफी उपयोगी थी, अगली बार थोड़ा और महंगी लेकर आना। झो लिंग का चेहरा तुरंत लोहे जैसा काला पड़ गया। हॉल में किसी से हंसी नहीं रुकी। फिर उसने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। मैंने और ध्यान नहीं दिया, सीधे पत्थर के द्वार के भीतर चला गया। द्वार के पीछे कोई साधारण कमरा नहीं था, बल्कि एक छोटा सा प्रमाण कक्ष था। जमीन पर जटिल चिन्ह और रेखाएं खुदी हुई थीं। चारों ओर की दीवारों पर तलवारें लगी हुई थीं। हर एक तलवार पर समय के निशान मौजूद थे। कुछ आधी टूटी हुई थीं, कुछ पर जंग लगी हुई थी, कुछ की धार काली पड़ चुकी थी, लेकिन उनसे निकलने वाली आभा मेरी उन टूटी हुई तलवारों से न जाने कितनी गुना अधिक शक्तिशाली थी। लू शुआन जी धीरे धीरे गठन कक्ष के केंद्र तक गए और रुक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शेन यान, बाहर के लोग केवल यह देख पाए कि तुमने किंगलियन टैंग वांग को मार गिराया, लेकिन यह बूढ़ा आदमी इससे भी ज्यादा जानना चाहता है। क्या तुम वास्तव में गठन को समझते हो? मैंने कुछ नहीं कहा। लू शुआन जी ने अपनी लकड़ी की छड़ी उठाई और धीरे से जमीन पर टिकाई। धम! गठन कक्ष की जमीन अचानक चमक उठी। चारों ओर की दीवारों पर लगी प्राचीन तलवारें एक साथ कांपने लगीं। 2 तलवारें, 3 तलवारें, 5 तलवारें, 10 तलवारें, कुल 12 प्राचीन तलवारें दीवारों से अलग होकर हवा में उठ गईं। वे धीरे धीरे घूमती हुई अंततः सभी मेरी ओर मुड़ गईं। 12 तलवारों की भयंकर आभा लहर की तरह मेरी ओर टूट पड़ी। मेरी आस्तीनें तलवारों की हवा से फड़फड़ाने लगी। लू शुआन जी ने घूमकर मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में पहली बार परीक्षा लेने की झलक थी। यह 12 अवशिष्ट तलवारों का गठन है। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन यदि तुम इसे नहीं तोड़ पाए तो यह सिद्ध करेगा कि आज लीडर मॉन्स्टर का वध केवल तुम्हारा भाग्य था, और यदि तुम इसे तोड़ पाओ तो मैं स्वयं तुम्हें वह उपहार दूंगा जिसकी एक वास्तविक तलवार गठन मास्टर को आवश्यकता होती है। 12 प्राचीन तलवारों से एक साथ तलवार ऊर्जा फूट पड़ी। वे एक साथ नीचे दबने लगी। उसी समय सिस्टम का संदेश अचानक मेरी आंखों के सामने प्रकट हुआ। अधूरा गठन पहचाना गया। 12 अवशिष्ट तलवारों का गठन। विश्लेषण असंभव। क्या गठन चिन्हों का अनुमान लगाने के लिए ऊर्जा खर्च की जाए? मैंने उन 12 तलवारों को देखा और मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। प्रधानाचार्य जानना चाहते थे कि क्या मैं वास्तव में गठन समझता हूँ, लेकिन उन्हें नहीं पता था मुझे सबसे कम डर किस चीज से लगता है। पैसे खर्च करके गठन तोड़ने से। 12 प्राचीन तलवारें हवा में लटकी हुई थीं। उनकी धारें मेरी ओर थीं। गठन कक्ष का तापमान जैसे अचानक बर्फीला हो गया। दीवारों के आध्यात्मिक दीपक तलवार ऊर्जा के दबाव से हल्के
हल्के कांपने लगे। जमीन पर बने गठन चिन्ह एक एक करके चमक उठे। सुनहरी रेखाएं पत्थरों की दरारों के बीच से होकर गुजरती हुई अंततः मेरे पैरों के नीचे आकर मिल गईं। मैं गठन के केंद्र में खड़ा था। मेरे कपड़े तलवारों की हवा में फड़फड़ा रहे थे। लू शुआनजी अपनी लकड़ी की छड़ी थामे गठन के बाहर खड़े थे। उनकी आंखें शांत थीं, लेकिन भीतर एक गहरी अपेक्षा छिपी हुई थी। वह किंगलियन अकादमी के प्रधानाचार्य थे और यहाँ सबसे अधिक गठन को समझने वाले व्यक्ति भी। वह देखना चाहते थे क्या आज किंगलियन टैंग वांग को मारना केवल भाग्य था या मैं वास्तव में तलवार गठन को समझता था। 12 तलवारें एक साथ गूंज उठी। तलवारों की धाराओं का दबाव समुद्र की लहरों की तरह टूट पड़ा। मेरी हथेली में रखा गठन पट्ट गर्म होने लगा। सिस्टम का संदेश फिर उभरा। अधूरा गठन पहचाना गया। 12 अवशिष्ट तलवारों का गठन। गठन स्तर निम्न स्तर की चरम अवस्था। स्थिति अपूर्ण। क्या गठन चिन्हों के अनुमान के लिए स्वर्ण मुद्राएं खर्च की जाए? मैंने मन ही मन कहा, अनुमान करो। 300 स्वर्ण मुद्राएं खर्च। गठन चिन्हों का विश्लेषण शुरू। अगले ही पल मेरे सामने की दुनिया बदल गई। जो गठन चिन्ह पहले अत्यंत जटिल लग रहे थे, वे मेरी दृष्टि में एक एक करके खुलने लगे। गठन की रेखाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। 12 तलवारों के बीच के संबंध भी मानो किसी पर्दे के हटने के बाद स्पष्ट हो गए। कहाँ मृत्यु बिंदु था, कहाँ जाल का स्थान, कहाँ सहायक बिंदु था और कहाँ गठन की आंख। सब कुछ धीरे धीरे सामने आने लगा। कुछ ही क्षण बाद सिस्टम ने फिर सूचना दी। विश्लेषण पूर्ण। 12 अवशिष्ट तलवारों के गठन में कुल 3 कमजोरियां हैं। 1, दक्षिण पश्चिम का मृत्यु द्वार, जहां तलवार ऊर्जा अत्यधिक भारी है और प्रवाह असंतुलित है। 2, 7वीं तलवार में हल्की कंपन, जो झूठी गठन आंख है। 3, वास्तविक गठन आंख पूर्वी पर्वतीय घाटी में स्थित है। वहां कोई तलवार नहीं है। मेरी आंखें हल्के से चमक उठी। वहां कोई तलवार नहीं है। मैंने पूर्व दिशा की ओर देखा। वहां कुछ भी नहीं था। जमीन पर केवल एक बहुत ही हल्की तलवार की रेखा दिखाई दे रही थी। यदि सिस्टम ने विश्लेषण न किया होता तो कोई भी उस स्थान में कुछ असामान्य नहीं देख पाता। 12 तलवारें हवा में थीं। हर व्यक्ति की नजर स्वाभाविक रूप से उन्हीं तलवारों पर जाती, लेकिन असली गठन आंख तलवारों में नहीं थी, बल्कि उस स्थान पर थी जहां कोई तलवार नहीं थी। लू शुआनजी का यह तरीका वास्तव में अद्भुत था। उन्होंने देखा कि मैं काफी देर से स्थिर खड़ा हूं, तो शांत स्वर में बोले, क्या हुआ, डर गए? मैंने सिर उठाया। नहीं, मैं बस देख रहा हूं कि यह गठन वास्तव में कहां टूटा हुआ है। लू शुआनजी की भौहें हल्के से उठ गईं। ओह, तो क्या तुम्हें कुछ दिखाई दिया? मैंने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उसी समय 12 अवशिष्ट तलवारों में से पहली तलवार बिजली की तरह मेरी ओर आई। उसकी धार जगह जगह से टूटी हुई थी, लेकिन उसकी गति अत्यंत तेज थी। उसने सीधे मेरे हृदय की ओर वार नहीं किया, बल्कि मेरे कंधे की ओर, मानो उसमें दया दिखाई गई हो। लेकिन मैं जानता था, यदि पहली तलवार दाईं ओर से वार कर रही थी, तो असली घातक हमला पीछे से आने वाला था। मैंने बिना सोचे अपना शरीर आधा कदम बाईं ओर झुका लिया। उसी क्षण दूसरी प्राचीन तलवार मेरी पीठ के पीछे से गुजर गई। उसकी ठंडी धार मेरी त्वचा को छूते हुए निकल गई और रोंगटे खड़े कर देने वाली ठंड छोड़ गई। यदि मैं अभी पीछे हटता तो सीधा दूसरी तलवार से टकरा जाता। लू शुआनजी की आंखों में आश्चर्य की झलक उभरी। अच्छी प्रतिक्रिया है। मैंने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि तीसरी और चौथी तलवार पहले ही ऊपर और नीचे से मेरे पैरों का रास्ता बंद कर चुकी थी। मैंने हाथ उठाया। सिस्टम स्पेस से 5 तलवारें एक साथ बाहर निकल आईं। जैसे ही वे प्रकट हुईं, गठन कक्ष की कई प्राचीन तलवारें हल्के हल्के गूंज उठी, मानो वे मेरा मजाक उड़ा रही हों, मानो कह रही हों कि मेरी तलवारें बहुत निम्न स्तर की थीं। मैंने धीमे स्वर में कहा, 3 तलवारें उठो। 5 तलवारें मेरे सामने एक दूसरे को काटती हुई खड़ी हो गईं। ठांग ठांग। 2 प्राचीन तलवारें मुझसे टकराकर पीछे हट गईं, लेकिन अगले ही पल बाकी 8 तलवारें एक साथ चल पड़ीं। तलवारों की रोशनी एक विशाल जाल की तरह फैल गई और मेरी ओर टूट पड़ी। मेरे पैरों के नीचे का गठन अचानक चमक उठा। एक अदृश्य दबाव मेरे शरीर पर उतर आया। मेरा शरीर भारी हो गया। सांसें गहरी हो गईं। यही था गठन का दमन। यह केवल समय को नहीं रोकता था, यह रक्त और ऊर्जा को भी दबाता था, कदमों को अस्त व्यस्त कर देता था और तुम्हें उसी स्थान पर जाने के लिए मजबूर करता था जहां वह चाहता था। गठन के बाहर से लू शुआनजी की आवाज आई, तलवार गठन का सबसे भयानक भाग तलवार नहीं होती। तलवार सामने दिखाई देती है, लेकिन गठन अंधेरे में छिपा रहता है। यदि तुम केवल तलवारों की धार से बचते रहे, तो अगला कदम तुम पहले ही मृत्यु द्वार में रख चुके होगे। उनके शब्द समाप्त भी नहीं हुए थे कि मेरे पैरों के नीचे के गठन चिन्ह अचानक चमक उठे। चारों दिशाओं से अदृश्य तलवार ऊर्जा जमीन फाड़ती हुई निकली और सीधे मेरे घुटनों की ओर बढ़ी। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। जैसा सोचा था, यह गठन मुझे छलांग लगाने के लिए मजबूर कर रहा था, और यदि मैं हवा में पहुंच जाता तो ऊपर मौजूद 12 तलवारें मेरी हर दिशा को बंद कर देती। मैंने छलांग नहीं लगाई, बल्कि जोर से अपना पैर जमीन पर मारा। उसी समय एक टूटी हुई लोहे की तलवार बिजली की तरह ऊपर उठी। उसकी धार जमीन से निकली तलवार ऊर्जा से टकराई। धड़ाम। बिजली जैसी चमक फूट पड़ी। मेरी दाहिनी बाह सुन्न हो गई, लेकिन मैं टिक गया। लू शुआनजी की आंखों का आश्चर्य और गहरा हो गया। 12 प्राचीन तलवारें फिर से बदल गईं। तलवारों की परछाइयां और अधिक घनी होती गईं। पूरा गठन कक्ष ठंडी धारों और चमकती तलवारों से भर गया। दीवारों के आध्यात्मिक दीपक लगातार कटती रोशनी से कांपने लगे। दीवारों पर लगी तलवारें भी झिलमिलाने लगीं। मैं गठन के केंद्र में फंसा हुआ था, मानो अगले ही क्षण तलवारों का समुद्र मुझे निगल जाएगा। लेकिन मेरी आंखें लगातार पूर्व दिशा के उसी स्थान पर टिकी हुई थीं। वास्तविक गठन आंख वहीं थी,
थी। समस्या यह थी कि वहां तक पहुंचने के लिए मुझे पहले दक्षिण पश्चिम के मृत्यु द्वार से होकर गुजरना पड़ता। मृत्यु द्वार सबसे खतरनाक स्थान था, लेकिन वास्तव में वही एकमात्र जीवित मार्ग भी था, क्योंकि वहां तलवार ऊर्जा अत्यधिक भारी थी, इसलिए गठन का घूमना सबसे धीमा था। यही उसकी अपूर्णता थी। मैंने गहरी सांस ली। 5 टूटी हुई तलवारें मेरे चारों ओर तैरने लगी। मानसिक शक्ति गठन पट्ट में प्रवाहित हो गई। लू शुआनजी मुझे देखते हुए धीरे से बोले, यदि सहन नहीं कर सकते तो हार मान सकते हो। यह बूढ़ा आदमी केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। मैंने उनकी ओर देखकर कहा, प्रधानाचार्य, आपने अभी कहा था यदि मैं इसे तोड़ दूं तो पुरस्कार मिलेगा, सही? सही, तो फिर मैं हार नहीं मान सकता। मेरे शब्द समाप्त होते ही मैं पीछे नहीं हटा, न ही केवल बचाव किया, बल्कि सीधे दक्षिण पश्चिम के मृत्यु द्वार की ओर दौड़ पड़ा। 12 प्राचीन तलवारें मानो तुरंत उत्तेजित हो गईं। उनकी तलवार प्रभा एक साथ मेरी ओर मुड़ गई। लू शुआनजी का चेहरा बदल गया। वह मृत्यु द्वार है। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। स्पष्ट था कि वह किसी भी क्षण मुझे बचाने के लिए तैयार थे, लेकिन मैं इसी पल की प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने हाथ घुमाया। 2 टूटी हुई बिजली लोहे की तलवारें सबसे पहले बाहर निकली। उन्होंने प्राचीन तलवारों पर हमला नहीं किया, बल्कि दक्षिण पश्चिम के गठन चिन्हों के संगम बिंदु पर वार किया। ठांग ठांग, बिजली की चमक फूट पड़ी। गठन की रेखाएं कांप उठी। 12 प्राचीन तलवारों की गति एक पल के लिए धीमी हो गई, और यही एक पल पर्याप्त था। मैं तलवारों की रोशनी के बीच की दरार से निकल गया। एक तलवार ऊर्जा मेरी बाह से छूकर निकली। मेरी आस्तीन फट गई। त्वचा पर एक पतली रक्त रेखा बन गई। दर्द हुआ, लेकिन गहरा नहीं था। मैं रुका नहीं। तीसरी टूटी हुई पवन लोहे की तलवार अचानक उड़ गई, सीधे उस खाली स्थान की ओर। लू शुआनजी की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। तुमने देख लिया? मैंने उत्तर नहीं दिया, केवल धीमे स्वर में कहा। 3 प्रतिभाओं का एकीकरण। तीनों तलवारें हवा में मिलकर एक तलवार प्रभा बन गईं और पूर्व दिशा में 3 कदम आगे वार कर दिया। वहां स्पष्ट रूप से कोई तलवार नहीं थी, कोई गठन चिन्ह नहीं था, कुछ भी असामान्य नहीं था। लेकिन जिस क्षण तलवार प्रभा गिरी, पूरा गठन कक्ष गूंज उठा। वो उसी जमीन के नीचे छिपी हुई गठन आंख प्रकट हो गई। तेज प्रकाश फूट पड़ा, मानो धरती के भीतर दबी हुई कोई धड़कती हुई धमनियाएं हों। 12 प्राचीन तलवारें एक साथ कांप उठी। मैंने हाथ नीचे दबाया। टूट जाओ। वो उसी तलवार प्रकाश सीधे गठन आंख में धंस गया। गठन की रेखाएं विस्फोट के साथ बिखर गईं। 12 प्राचीन तलवारें हवा में रुक गईं। फिर शक्ति खो चुकी वस्तुओं की तरह एक एक करके दीवारों के नीचे गिर गईं। तक तक, गठन कक्ष फिर शांत हो गया। जमीन के गठन चिन्ह धीरे धीरे मंद पड़ गए। पूर्व दिशा के खाली स्थान के पास केवल मैं खड़ा था। मेरी बाह पर एक हल्का सा घाव था। लू शुआनजी अपनी जगह खड़े रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी निगाह पहले मेरे पैरों पर गई, फिर मेरे चेहरे पर। पहली बार उनकी आंखों में परीक्षा लेने का भाव गायब हो चुका था। उसकी जगह एक गहरा आश्चर्य था। बच्चे, यह गठन आंख थी। तुमने केवल एक बार देखने के बाद ही असली गठन आंख खोज ली। मैंने 5 तलवारें वापस बुला ली। सिर्फ किस्मत अच्छी थी। लू शुआनजी मुस्कुराए। अभी अभी पेशा चुना और 5 तलवारों से लीडर मॉन्स्टर का सिर काट दिया। पहली बार 12 अवशिष्ट तलवारों का गठन देखा और छिपी हुई गठन आंख भी खोज ली। अगर यह किस्मत है तो यह किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है। मैंने कुछ नहीं कहा। ज्यादा बोलने से गलती होने की संभावना थी, और लू शुआनजी जैसे न जाने कितने वर्षों से जीवित बूढ़े लोमड़ को यह भी पता था कि हर व्यक्ति के पास अपने रहस्य होते हैं। जब तक वह रहस्य अकादमी को नुकसान नहीं पहुंचाता, वह पूछताछ नहीं करेंगे। वह दीवार के पास गए। हाथ उठाया। एक गहरे हरे रंग का तलवार बक्सा दीवार के गुप्त खांचे से उड़कर बाहर आया। वह बड़ा नहीं था, मानो किसी प्राचीन लकड़ी से बनाया गया हो। उसकी सतह पर 7 पतली रेखाएं उकेरी गई थीं। वह पुराना दिखाई देता था, लेकिन उससे हल्की तलवार ऊर्जा निकल रही थी। लू शुआनजी ने वह बक्सा मेरी ओर बढ़ाया। यह अर्धचंद्र तलवार बक्सा है, निम्न स्तरीय तलवार गठन मास्टरों के लिए विशेष। यह 7 तलवारों को संजोकर उनका पोषण कर सकता है और तुम्हारे नियंत्रण के मानसिक दबाव का कुछ भाग भी कम कर सकता है। मैंने तलवार बक्सा हाथ में लिया। वह आश्चर्यजनक रूप से भारी था। लंबाई केवल एक बाह जितनी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई विशाल पत्थर उठा रहा हूँ। तुरंत सिस्टम की सूचना उभरी। उपकरण पहचाना गया। अर्धचंद्र तलवार बक्सा। श्रेणी निम्न स्तरीय उत्कृष्ट। प्रभाव 1, 7 तलवारों को संग्रहित और पोषित कर सकता है। प्रभाव 2, गठन स्थापित करते समय मानसिक ऊर्जा की खपत कम करता है। प्रभाव 3, मरम्मत योग्य। मेरी आंखें चमक उठी। यह सचमुच अच्छी वस्तु थी। मेरे लिए यह किसी साधारण निम्न स्तरीय तलवार से कहीं अधिक उपयोगी थी। लू शुआनजी ने फिर एक जेड की तलवार निकाली। वह धूसर सफेद रंग की थी। उसके भीतर हल्के प्रकाश बिंदु तैर रहे थे। इस जेड तलवार के भीतर 7 सितारा गठन का एक टुकड़ा है। यह पूरा गठन नहीं है, लेकिन तुम्हारे वर्तमान 3 प्रतिभा तलवार गठन से कहीं अधिक शक्तिशाली है। तुम इसे पूरा कर पाओगे या नहीं, यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है। मैंने जेड तलवार ली। सिस्टम फिर गूंज उठा। गठन का खंड पहचाना गया। 7 सितारा गठन। पूर्णता 30%। गठन विश्लेषण द्वारा पूर्ण किया जा सकता है। मेरा दिल तेज धड़क उठा। दूसरों के हाथों में यह केवल एक टूटा हुआ टुकड़ा था, लेकिन मेरे हाथों में यह संभवतः एक पूर्ण गठन बन सकता था। लू शुआनजी धीरे से बोले, शेन यान, तलवार गठन मास्टर केवल पैसा फेंकने वाला पेशा नहीं है। प्राचीन गठन ही उसकी आत्मा है। पैसा तुम्हें तलवारें दिला सकता है, लेकिन गठन की समझ नहीं खरीद सकता। मैंने मन ही मन सिस्टम के संदेश की ओर देखा। असल में ऐसा पूरी तरह सही भी नहीं था, लेकिन बाहर से मैंने गंभीरता से
सिर हिलाया। यह छात्र समझ गया। लू शुआनजी ने गहरी निगाह से मुझे देखा। कल शस्त्रागार में जाओ। पहले स्थान का पुरस्कार, निम्न स्तरीय तलवार चुनने का अधिकार, अर्धचंद्र तलवार बक्से के साथ। यदि तुम्हें एक उपयुक्त मुख्य तलवार भी मिल जाए तब तुम्हारा तलवार गठन वास्तव में आकार लेगा। मैंने सिर झुकाया। धन्यवाद प्रधानाचार्य। लू शुआनजी ने हाथ हिलाया। जाओ, 3 दिनों का उच्च स्तरीय साधना कक्ष व्यर्थ मत करना। आंतरिक प्रांगण की परीक्षा से पहले कम से कम 7 तलवारों के नियंत्रण को प्रवेश स्तर तक पहुंचा देना। मेरा मन हल्का सा हिल गया। आंतरिक प्रांगण की परीक्षा? लू शुआनजी शांत स्वर में बोले। तुम्हें आंतरिक प्रांगण की परीक्षा का स्थान मिला है, लेकिन स्थान केवल योग्यता है। 3 दिन बाद आंतरिक प्रांगण के लोग तुम्हारा मूल्यांकन करेंगे। यदि तुम उनकी परीक्षा पार नहीं कर पाए तो यह स्थान वापस ले लिया जाएगा। मैंने आंखें सिकोड़ ली। 3 दिन बाद? ठीक है। लू शुआनजी ने मुझे गहरे अर्थों से देखा। और जो लोग इस बार तुम्हारी परीक्षा लेने आएंगे, जरूरी नहीं कि वे सामान्य परिवारों से आने वाली प्रतिभाओं को पसंद करते हो। मैं समझ गया। आंतरिक प्रांगण में भी गुटबाजी थी। आज मैंने झोउ लिंग को कुचल दिया था। झोउ परिवार इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेगा। 3 दिन बाद की परीक्षा शायद बिल्कुल शांत नहीं होगी, लेकिन मुझे डर नहीं लगा, बल्कि मैं थोड़ा उत्साहित था। 3 दिन, अर्धचंद्र तलवार बक्सा, 7 सितारा गठन का टुकड़ा, एक निम्न स्तरीय तलवार, उच्च स्तरीय साधना कक्ष और भविष्य में खुलने वाली सिस्टम की दुकान। इतना सब मेरी शक्ति को एक और स्तर तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। मैं अर्धचंद्र तलवार बक्सा पकड़े हुए गठन कक्ष से बाहर निकल गया। पत्थर का द्वार धीरे धीरे खुला। पेशा परिवर्तन महल की सभी निगाहें तुरंत मुझ पर आ गिरी। झोउ लिंग अभी तक नहीं गया था। वह भीड़ के बीच खड़ा था। उसका चेहरा अंधेरा था। जब उसने मेरे हाथ में अर्धचंद्र तलवार बक्सा देखा, उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। स्पष्ट था, वह समझ गया था कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। उसकी आंखों में ईर्ष्या लगभग छिप नहीं पा रही थी। मैं उसके पास से गुजर गया। मैंने उसकी ओर देखा तक नहीं, और ठीक उसी क्षण सिस्टम की सूचना अचानक गूंज उठी। अर्धचंद्र तलवार बक्से और 7 सितारा तलवार गठन के खंड की संगतता अत्यंत उच्च है। यदि 7 सितारा तलवार गठन को पूरा कर लिया जाए तो तलवार बक्से की छिपी हुई क्षमता सक्रिय की जा सकती है। क्या अवशिष्ट खंड के प्रारंभिक विश्लेषण के लिए ऊर्जा खर्च की जाए? मेरे कदम एक पल के लिए रुक गए। मैंने पीछे मुड़कर झोउ लिंग की ओर देखा। वह अभी भी वहीं खड़ा था। जब उसने देखा कि मैं उसकी ओर देख रहा हूं तो उसे लगा कि मैं कुछ कहने वाला हूं। उसका चेहरा तुरंत और भी गहरा हो गया। क्या देख रहे हो? मैं मुस्कुराया। कुछ नहीं, बस अचानक एक बात याद आ गई। बेहतर होगा कि तुम जल्दी अंदर चले जाओ। झोउ लिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। मैं तलवार बक्सा अपनी बाहों में लिए मुड़ गया और वहां से चला गया, क्योंकि 3 दिन बाद मुझे एक बेहतर परीक्षण पत्थर की आवश्यकता होगी, और झोउ लिंग जैसी किसी बड़े कुल की युवती। सीजन 1 पूरा हो गया है। सीजन 2 जैसे ही आएगा मैं उसे भी अपलोड कर दूंगा। उसके लिए सब्सक्राइब करके रख लो।